अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल ऑडियो नॉवल बुक्स। सो हम आपके लिए लेकर आए हैं डार्क लव सागा का पार्ट नंबर 12। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नॉवल के आने वाले हर नोटिफिकेशन की खबर आप तक पहले पहुँचने वाली बन सके। बिना वक्त ज़ाया किए नॉवल की जाने पढ़ेंगे। फलसा ने कोरा सा जवाब देकर आंखें मूंद लिए। सावरी अब इसकी इस कदर शदीद नाराज़गी का सोचकर माही भी आपकी तरह तड़प उठी। तभी फलसा को हरी झंडी दिखाते देख वहां से उठाई, अपने कमरे में आकर यहाँ से वहाँ बेचैनी से रहने लगी। तब बहुत अचानक एक फैसला किया और बेवकूफ़ों की तरह इस पर अमल करने का पुख्ता इरादा भी कर लिया। अपनी ड्रेसिंग खोली, इस दिन वाला लहंगा निकाला, फ्रेश होकर पहन लिया। काफ़ी देर तैयारी करती रही। बालों को ऊंचा सा जूड़ा बनाकर इसमें सफ़ेद शफाफ सच्चे मोतियों से भरा हार पहन लिया। सारी ज्वेलरी पहनी और वो नथ भी जो कि पिंकी दादू ने उसे दी थी उसने पहनकर दिखाई तो सब ने ही बेतहाशा तारीफ की थी कि वो उस पर बहुत जच रही है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो पूरे इसके लिए सज गई थी। लंच का वक्त हो चुका था। बीना बुलाने आई तो इसने अंदर से ही तबीयत खराबी का बहाना बनाकर मना कर दिया। इसके हिसाब के मुताबिक इस वक्त मर्द हजरात में से ज़्यादातर ने बाहर होना था और बाकी सब ने लंच के लिए किचन की जानिब मौजूद होना था। वो शॉल ओढ़े दबे कदमों बैरूनी कॉरिडोर की जानिब से बाहर निकली। वो सबकी निगाहों से बच बचा कर पुरुष की जानिब आई। गार्ड को इशारा करके पास बुलाया। वो उसके पास आकर मोहताबाना अंदाज में खड़ा हो गया। सुनो, गाड़ी तैयार करो, मुझे जहान ने अभी और इसी वक्त अपने अपार्टमेंट बुलाया है। उसने कॉन्फिडेंट होकर झूठ बोला। मगर मैडम सर ने तो कहा था अब आप बाहर नहीं निकलेंगी। गार्ड ने झिझकते हुए कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आहन ने मुझे बुलाया है। ठीक है, अब आहन ही तुम लोगों से निपटेगा। वो चिढ़कर बोलती वापस जाने लगी। तब गार्ड ने उसे रोक लिया। रुकिए मैडम, मैं अभी करता हूँ बंदोबस्त, उसने कहते ड्राइवर को बुलाया। कुछ ही देर में ड्राइवर और 2 गार्ड्स के हमरा इसकी गाड़ी व्हाइट पैलेस से निकली। फलजा जिसे सावरी के जाने के फ़ौरन बाद इसके कारनामे की इत्तला मिली तब इसने फ़ौरन अहान को फ़ोन मिलाया और सब सुनकर अहान का दिमाग चकरा चुका। उसने बेयकीनी से फ़ोन को घूरा और फ़ोन फ़ौरन अपने ऑफिस से बाहर निकला। और तुम लोगों ने या गार्ड्स ने उसे रोका क्यों नहीं फलजा? वो बेबसी से अपना माथा मसलता चिल्लाया। मैडम सबको बताए बगैर गार्ड से झूठ बोलकर निकली हैं, फलजा ने भी संजीदगी से बोला। ओके, मैं देखता हूँ, मुझे इसकी लोकेशन सेंड करो। अहान ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाई। किसी अनूनी के होने के ख्याल से इसका हला खुश्क हुआ जा रहा था। ये लड़की किसी दिन इसकी जान लेकर छोड़ेगी। तेज इश्तहाल से अहान का बुरा हाल था और वही हुआ जिसका डर था। फलजा का जानलेवा मैसेज सुनकर इसका दिल डूब कर उभरा। असावरी बेचैनी से उंगलियां चटका रही थी। मौसम भी तो बेतहाशा सर्द, अबार आलूद और तूफ़ानी किस्म का हो चुका था। उससे अब अपने इस इक़दाम पर घबराहट होने लगी। वो नहीं जानती थी हशमत राव के कुत्ते इसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। बहुत जल्द दुश्मन तक इतला पहुंच चुकी थी कि वो व्हाइट पैलेस से अकेली बाहर निकली है। इतनी ही तेज़ी से हशमत राव ने अपने आदमियों को असावरी को किडनैप करने का बोला था। अभी गार्ड आधे रास्ते में थे जब सुनसान जगह पर गाड़ी का रास्ता रोक दिया गया। एक गाड़ी ने सामने और एक ने पीछे से उनका रास्ता काटा। गाड़ियों से भद्दे किस्म के खौफनाक शक्ल के गुंडों के निकलते देख सावरी के होश उड़ गए थे। उसे फलजा की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम लोग चलो, रुक क्यों गए? सावरी चलाया। मैडम आप नीचे झुकें, एक गार्ड चलाया। तभी उन गुंडों ने गार्ड्स पर हमला कर दिया और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा था। सावरी अपनी बेवकूफ़ी पर रोने लगी थी। इन गुंडों ने गार्ड्स को जख्मी कर दिया था और बहुत जल्द गाड़ी तक पहुंच गए। गाड़ी लॉक थी। अब वो लोग एक जानिब से गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश करने लगे। असावरी रोते चलाते एक जानिब खिसकी जा रही थी। तभी उन्होंने लॉक तोड़ दिया। ए दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, वो चलाती रही। मगर एक द्यू हैकल गुंडे ने उसे बाजू से दबोच कर गाड़ी से नीचे घसीटा। वो बुरी तरह चिल्लाकर रो रही थी। तभी अहान ने और उसके आदमी वहां पहुंचे। चुपके से आगे बढ़ने लगे। सावरी की चीखें सुन अहान के दिमाग की रगें फूलने लगी थीं। उन्होंने तेजी से इन पर अपना घेरा तंग किया। सावरी ने मुजामत करते इस गुंडे के बाजू में नाखून गाड़े, जिससे इस उंगली जंगली ने तेज में सावरी को एक थप्पड़ जड़ दिया तो सावरी की आंखों से सामने दुनिया घूम गई। ओ मैडम, अब तुम बॉस की चहीती तो नहीं रही, इसलिए ज़्यादा चूंच रहा की तो गोली मार दूंगा। वैसे भी तुम्हें खान सावर खैर की ख्वाबगाह में फेंकने का हुक्म मिला ही है तो दिल कर रहा है तो मैं पहले अपनी ही दुल्हन बना लूँ। चुपचाप ठिकाने पहुँचने दो, नहीं तो अपना प्रोग्राम यही जारी कर दूंगा। वो इंतहाई खबासत से बोले तो सावरी को अपने होने पर अफसोस हुआ और हशमत राव जैसे अपने दादा से सख्त नफरत और किरायत महसूस हुई, जो अपनी दुश्मनी आना और ज़िद की जंग में उसे जाने रस्माइयों की कौन सी खाई कौन से जहन्नुम में धकेलने जा रहा था। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। मगर वो जंगली बेदर्दी से उसे घसीट कर अपनी गाड़ी तक लाया था। इससे पहले वो उसे अपनी गाड़ी में फेंकता फिजा में एक शोला सा लपका था और इस गुंडे की कलाई में एक सुराग गया। वो बुरी तरह चिंघाड़ने लगा। वो गुंडे अलर्ट हुए। फायरिंग का तबादला होने लगा। नीचे झुको। अपने मसीहा की आवाज़ सुनकर सावरी की जान में जान आई। वो गाड़ी की ओट में बैठी चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इसकी वजह से खून की नदियां बह गई थीं। इंसानी अज़ा कट कट कर नीचे गिरने लगी। अहान गुस्से से पागल हो चुका खौफ और ख़तर सामने आकर फायरिंग करने लगा। तभी गोली अहान के बाजू के गोश्त में पेवस्त हुई। असावरी खौफ और दहशत से बुरी तरह सहम गई। गुस्से और इश्तिहाल में पागल वो इन गुंडों को
मूली गाजर की तरह अपने स्कैलेपल से काट रहा था। आहान ने बहुत जल्द इन पर काबू पा लिया और अब वो इस गुंडे की चमड़ी उधेड़ रहा था जो सावरी को मगजात बक रहा था। सावरी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी। आहान ने तकरीबन इसकी चमड़ी उधेड़ ही दी थी। बस करें आहान, प्लीज़ बस करें, खून खराबा। सावरी ने इसका बाजू पकड़ा, उसके बाजू से सर टिकाकर फिर रो दी। आहान ने एक शरर बार निगाह इस पर डाली, इसकी कलाई दबोची। ये सब क्लियर करो यहाँ से, अपने आदमी को कहता वो अपनी गाड़ी तक आया। सावरी इसके गुस्से से सहमी के साथ घसीटती चली गई। आहान ने उसे फ्रंट सीट पर धकेला और खुद फ्रंट सीट पर आकर बैठा। गाड़ी झटके से स्टार्ट हुई और हवा से बातें करने लगी। इसकी दबी दबी सिसकियां गाड़ी में गूंजने लगीं। आहान के इस गुस्से किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रश ड्राइविंग करता वो सारा गम और गुस्सा जैसे स्टीयरिंग पर निकाल देना चाहता था। सावरी ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। सावरी बुरी तरह भुखलाई थी जब इसके बाजू से भल भल खून बहते देखा। आहान, प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि ये खून आपका और आपको मेरी वजह से चोट लगी। वो बेतहाशा रोते इसके बाई जख्मी हाथ बाजू को थामने लगी जब आहान ने उसे बुरी तरह खुद से दूर झटका। डोंट टच मी सावरी शाह, दूर रहो मुझसे। एंड अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा ही मेरे हर जख्म का सबब तुम ही बनती हो। सावरी शाह, तुम्हें तो अब तक आदत हो जानी चाहिए थी सबकी, तो ये आंसू क्यों बहा रही हो अब? वो बोला कम धारा ज़्यादा था। आहान, मुझे माफ़ कर दें, वो रात आपने मुझे बुलाया, मैं घबरा गई थी और नाराज़ भी थी आपसे। मुझे लगा आप मुझे मनाने आएंगे मगर आप मुझसे ही नाराज़ हो गए और इतनी बुरी तरह नाराज़ हो गए। आहान, आपकी नाराज़गी मेरी जान ले जाती है। मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें मगर मुझसे नाराज़ मत हो। वो हिचकियों के दौरान उखड़े सांस के साथ अपनी नाजुक से दिल का हाल बयान करने लगी। ये सब सुनकर आहान ने एक नज़र के लरजते कांपते नाजुक से सरापे पर डाले तमाम गुस्सा झाग की तरह बैठता चला गया। मगर जो इसने लापरवाही की वो नाकाबिले तिलाफ़ी भी तो थी। तभी वो इसे इतनी जल्दी बख्शने के मुँह में हरगिज़ नहीं था, मगर वो इसकी गैर होती हालत पर मुतफिक्र भी हुआ। इन्हेलर कहाँ है तुम्हारा? आहान ने हर चीज़ नज़रअंदाज करके इसे बेतासुर लहजे में पूछा। वो तो दूसरी गाड़ी में। सावरी ने इतना ही बोलकर आहान के सर पर बम फोड़ा। वो अब जर्द पड़ने लगी। आहान अपार्टमेंट पहुंच चुका। गाड़ी पोर्च में रुकी। आहान गाड़ी से नीचे उतरा, तेज़ी से अपनी गोद में उठाकर अंदर लाया, अंदर उसे लॉन्च में लाकर नीचे उतारकर सोफे पर बिठाया। नहीं हूँ मैं नाराज़, अब रिलैक्स हो जाओ और गहरे गहरे सांस लो। आहान ने उससे कहा तो उसने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा और अच्छे बच्चों की तरह उसका कहना मानते हुए गहरे गहरे सांस भरते अपनी हालत स्टेबल करने लगी। आहान के चेहरा दर्द और तकलीफ की इंतहा से सुर्ख पड़ चुका था। वो अंदर गया और फर्स्ट एड बॉक्स और गर्म पानी लाकर लॉन्च पर बने आतिशदान के सामने दबीस मखमली कारपेट पर बैठ गया। अपनी शर्ट उतारी। सावरी की आहान के चेहरा दर्द और तकलीफ की इंतहा से सुर्ख पड़ चुका था। वो अंदर गया और फर्स्ट एड बॉक्स और गर्म पानी लाकर लॉन्च में बने आतिशदान के करीब दबीस मखमली कारपेट पर बैठ गया, अपनी शर्ट उतारी। सावरी की सांस किसी हद तक संभल चुकी थी। अब वो फिर से रोते रोते इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। मेरी नाकाम मोहब्बत मुझे वापस कर दी, यूँ मेरे हाथ मेरी लाश थमा दी उसने। कितनी बार, आखिर कितनी बार वो इसकी मोहब्बत को बेवक़्त करके अपने पैरों तले रोंदेगी? आहान का सोच सोच कर दिल गम से फट रहा था। वो इसके बार बार इसको कहने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती थी? वो लहू छिलकाती निगाहों समेत आतिशदान के सामने बैठा अपनी शर्ट उतारकर अब अपने जख्मों को गर्म पानी से साफ कर रहा था। वो ढीठ बना अपने गहरे जख्म को टटोल रहा था। दर्द और तकलीफ इस कदर थी कि इसके लहू चिलकाते चेहरे के साथ वो जोर से आंखें भींचे बर्दाश्त की आखिरी हदूद को छू रहा था। तभी एक नरम गरम कांपता सा लम्स उसे अपने हाथ पर महसूस हुआ तो चौंका और आंखें खोली। इसके बेहद करीब वो ब्राइडल ड्रेस में पूरपूर सजी दो धारी तलवार बनी इसके दिल के जख्मों को चीरती, लरजते वजूद से बेतहाशा आंसू बहाती इसके हाथ से वो कपड़ा लेने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो अपना तमाम गम और गुस्सा इस पर निकाल देता, उसका जूड़ा अपने हाथ में जकड़ा था। जोड़े के मोती टूट कर फर्श पर बिखरे थे। बाल बिखर के कमर पर गिरे। आंसुओं से तर चेहरा अपने चेहरे के करीब करके अपनी लाल अंगारा आंखें इस जालिम बेहिस लड़की की आंखों में गाड़ी, जो हर मकाम पर इस केश को अपने पैरों तले रोन देती थी। सावरी शाह, इससे पहले मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान सचमुच ले लूँ, फिलहाल गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। ये बोलकर उसने से खुद से दूर फेंका था। वो औंधे मुँह फर्श पर गिरी थी और फूट फूट कर रो दी। आहान ने आतिशदान में गर्म की गई अपनी स्विस नाफ अपने बाजू पर रखी और एक ही झटके में अपने बाजू के गोश्त में पेवस करके वो बुलेट निकाल बाहर की। मगर इस दौरान इसके भारी चीखें पूरे कमरे में गूंजी थीं। सावरी तड़प कर उठी और एक मरतबा फिर अपना दुपट्टा उतारकर भर भर बहते खून पर फोल्ड करके रखा। आहान ने इसे फिर जख्मी निगाहों से देखा। पीछे हटो, वो गुर्राया, मगर अगला पल वो दम बखूर रह गया जब वो बेतहाशा रोती इसके खून में रंगे सीने से लिपट गई। नो आहान नो, मैं हरगिज़ आपसे दूर नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। कितनी मरतबा मुझे खुद से दूर करेंगे, कितनी मरतबा खुद से दूर करने की वजूहात देंगे मुझे आप? अब बस, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। अगर अब आपने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो आपकी जान ले लूँगी मैं, समझे आप?
वो हंसानी सी होकर चिल्लाई, साथ इसके खून में रंगे सीने पर मुक्के भी बरसा रही थी। एक मरतबा फिर सावरी शाह के बाल आहान की मुट्ठी में आए, एक हाथ कमर पर सख्ती से लपेटा। एक मरतबा फिर आहान ने इसकी आंखों में आंखें डाली थीं। ये जो तुम कर रही हो इसका अंजाम जानती हो तुम? जज्बों से चूर गसीली आवाज़ और निगाहों का फोकस सावरी की नत का मोती जो उसके ऊपरी गद्दास लबों को छू रहा था। सावरी का हलक खुश्क कर चुका। एक मरतबा और जान लेंगे मेरी तो आप ले लें। वो भी तंग आ चुकी थी सबसे, सो आखिरी दाव भी खेल गई और बेलचक लहजे में बोली। वो जानती थी सब्ज आंखों से शोले से लपक रहे थे जो आज से नाजुक सी जान को झुलसा कर फना कर देंगे, मगर फिर भी वो अब की बेतनाई और बेरुखी से आजिज़ आ चुकी थी, थक चुकी थी और पना भी यकीनन इसकी बाहों में जाती थी। तभी इतनी ज़रूरत करके दिखाई, मगर इस बार बिल्कुल अलग तरीके से जान लेने का सोचा है मैंने तुम्हारी, तो अच्छी तरह सोच लो, कहीं इस तूफान से उलझ कर बेजान ना हो जाओ। आहान ने कहते इसके नथ के मोती पर अपने लब रखे थे। सावरी ने तड़प कर इसके कंधों पर हाथ रखे, एक और सिसकी सी भरी। क्या हुआ, नहीं आया ना अगला सांस? दावे इतने ही करो जितना बर्दाश्त कर सकती हो। आहान ने जैसे इसके दावों को हवा में उड़ाया। नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, मगर आपसे दूरी नहीं, आपकी नाराज़गी नहीं, आपका गुस्सा नहीं। वो इसकी पनाहों में इसी की दूरी का शिकवा करके शायद बहुत बड़ी भूल कर बैठी, मगर आन ने एहसाया सी हंसी हंसते से खुद से दूर गया। पास पड़े पोस्टर बॉक्स से बमुश्किल मगर अपने बाजू की ड्रेसिंग की। खून बंद हुआ था। खुद को पेन किलर इंजेक्शन लगाया। कुछ बेहतर महसूस किया तो अपनी शर्ट पहनकर इसके बटन बंद करता। बमुश्किल वहाँ से उठा। वो अपने लब काटती इज्जत से इसका एक एक अमल देखती रही, मगर जब वो उठकर जाने लगा तो सावरी को लगा वो बेजान हो जाएगी। वो इसके दिल को अपने पैरों तले कुचल कर जा रहा था, इससे नाराज़ होकर जा रहा था, इससे बेमूल करके, उसे नज़रअंदाज करके अपनी ज़ात की यूँ नफ़ी करना सावरी शाह को माही पे आपकी तरह तड़पा गया। आहन वापस मुड़कर अपने कमरे में जाना चाहता था जब कदम अपनी जगह पर मुंजमद हो गए। सावरी लपक कर इसकी पुश्त कुशादा पुश्तें लिपटी थी। आहन बस कर दे, अब ये रुकी, मैं आपकी ये बेतनाई और सद मेहरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आहन मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ आपके बगैर। वो भीगे लहजे में सिसकी थी। सावरी के आंसू ने आहन की पुश्त से इसकी शर्ट नम की थी। आहान ने अपने सीने से लिपटे इन सफ़ेद मलमरी हाथों को देख उन्हें थाम कर उसे एक बाजू से खींचकर अपने रूबरू किया और आतिशदान के करीब बने पिलर से लगाकर इसके बेतहाशा करीब हुआ। कमर के गिर्द इसकी गिरफ्त में इस कदर सख्ती थी इससे आवरी को लगा इसकी पसलियाँ चटक जाएंगी। आहान मुझे डर लग रहा है। इसकी सारी बेबाकी और दीदा दरीरी आहान की जसारतों गुस्ताखियों के आगे झाँक की तरह बैठ चुकी। आहान इसकी मासूमाना सी बात पर गहरा मुस्कुराया। नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया तो सावरी ने खुद को इसके कुशादे सीने में छुपाने की कोशिश की। मैंने तो मुद्दतों इस घड़ी इस पल का इंतज़ार किया सावरी, बहुत पाकीज़ा और कीमती लम्हात है ये मेरे लिए। मैं अपने एक कमल से तुम्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि मैंने बरसों तुम्हें कितना चाहा है, कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। आहान ने कहते इसने बाहों में भरा और लाकर बेड पर लिटाया। लाइट ऑफ करके वो इसके ऊपर झुका, इस पर गहरे साए की तरह छाया गया। असावरी ने फिर इसी में अपनी जाय पना तलाश करना चाही, मगर आहान ने इसके चेहरे पर अपने लब रखे। असावरी को लगा आज वो बेजान हो जाएगी। वो उसकी बाहों में टूट रही थी, बिखर रही थी, जिससे वो लम्हा ब लम्हा खुद में समेट रहा था। आहान के होंठों ने कंधों से हाथ तक का सफ़र किया। इसकी बढ़ती हुई बेबाकियों और गुस्ताखियों से घबराकर असावरी ने अपनी आंखें ही ज़ोर से बंद कर लीं। जिन पर उसे आहान के होंठों का गर्म लम्स महसूस हुआ। डू आई अंडरस्टैंड दैट यू आर रेडी टू सरेंडर योर सेल्फ कम्प्लीटली टू मी। आहान की जान लेवा सरगोशी से इसने एक गहरा सांस भरा। मोहब्बत की खुमारी थी जो सर चढ़कर बोली। तभी वो दोनों एक दूसरे को पाकर मुकम्मल हो गए थे। ये बरसों के अधूरा मिलन मुकम्मल हो गया। मोजा क्लास लेने के बाद अपार्टमेंट में वापस आई तो उससे सामने लॉन्च में बैठा पाकर दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो गई, मगर वो निगाहें झुकाए अपने कमरे में चली आई। शॉल उतार को फोल्ड करके अपनी ड्रेसिंग खोली तो बड़ी बड़ी चॉकलेट्स ब्राउन आंखें हैरत से फैल गई। वो कदम कदम चलता इसके कमरे में आया। मोजा ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा सामान। मोजा बस इतना ही बोल पाया। इसकी निगाहें देखने का अंदाज अब उसे कंफ्यूज कर। वो तुम्हारा सामान मैंने अपने रूम में शिफ्ट करवा दिया है। अमन तो इत्मीनान से कह गया, लेकिन मोजा घबरा गई। इस निक्सक से तैयार देख मोजा को और कुछ न सूझा। तो आप कहीं जा रहे हैं? उससे रुख मुड़कर यूं ही मोबाइल में कोई नादीदा चीज़ ढूंढने लगी। हाँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। समाए केस की हेयरिंग है। हमारे पास सारे सबूत हैं। इंशाल्लाह वो जानवर आज जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कुछ भी हो सकता है, वो जानवर खूब छटपटाएंगे। तुम दुआ करना मैं गाजी होकर लौटूं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन शहादत भी बहुत प्यारा है। वो जो सुकून से इसकी बात सुन रही थी, इसकी आखिरी बात पर इसकी जानी पलटी। क्या मतलब? आपके दूसरा ऑप्शन का क्या मतलब है? मोजा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। अमन इसके और अपने बीच का वो 2 कदम का फासला भी समेटा। मोजा ने निगाहें झुकाते दूसरी जाने देखा। तुम चाहती हो जजा कि मैं लौट कर आऊँ? अमन के दिल में जाने क्या आया तो पूछ लिया। मोजा ने पहलू बदला। जाहिर है आप वापस आएंगे तो मैं नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर पाऊंगी ना। मोजा ने उंगलियां चटकाते चलाकी से खाते हुए इसकी मासूमियत पर गहरा मुस्कुराया।
ओके, मैं डॉक्टर अनम को बोल दूंगा, वो आकर तुम्हारी तैयारी करा देंगी। अमन ने अब इत्मीनान से बोलकर उसे बेसुकून किया। नहीं, मुझे उनसे समझ नहीं आएगी, मैं आपसे ही तैयारी करूंगी। मोजा ने कदर खफा होते हुए कहा तो अब की बार वो खुलकर हंसा। मोजा ने हैरत से खुशगवार मंजर देखा। मोजा ने उसे पहले मर्तबा से खिलकर हंसते देखा और ये मंजर इंतहाई दिलकश था कि वो मबहूत रह गई। तब अमन ने बहुत अचानक झुककर इसके माथे पर एक सुलगता सा लम्स छोड़ा। मोजा इसके लम्स पर सचपटाई। से गुड लक टू मी। अमन ने धीमे सरों में सरगोशी की। गुड लक। वो इसकी इतनी सी गुस्ताखियों पर खक्यास गई। वो मुस्कुराया और उसे गुड बाय कहता वहाँ से निकला। कमरा अदालत में आज वो दरिंदे एक्सोशियस के आमने सामने थे। समाया को बहफाजत कोर्ट लाया गया कि वो एड़ियाँ रगड़ने के बावजूद इसके बाल तक भी नहीं पहुँच पाए थे। वो अदालत में मुकम्मल पर्दे में आए थे। एक्सोशियस की जानिब से ऐसे सबूत और गवाह पेश किए गए कि फ़ैसला इसी समात में समाया के हक़ में सुना दिया गया। इन दरिंदे मुँह को इनके अहदों से ज़िंदगी भर के लिए फारिग करके अबरतंग सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में इस वक्त अर्शन, जो कि समाया का लॉयर था, खज़र अहमद पाशा, इब्राहिम गर्ज, तकरीबन सभी वाइट पैलेस में मौजूद थे। समाया बेतहाशा खुश थी। खुशी के आंसू आंखों से छलक पड़े। ज़िम्मुशान कामयाबी हासिल हुई थी। दरिंदों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। समाया को फिर से कोर्ट से ही बाहिफ़्ज़त वाइट पैलेस भेज दिया गया। बाहर पब्लिक और मीडिया मौजूद थी। एक्सोशियस फातेह बिन कर एक मरतबा फिर मुकम्मल अदालत से बाहर निकले। बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अमन, जिसने जजा ट्रस्ट की जानिब से केस किया था, मीडिया के सवालात का जवाब सहूलत से दे रहा था कि इस केस ने पाकिस्तान के तमाम महकमों को हिला कर रख दिया था। तभी अचानक दुश्मनों ने छुप कर वार किया था। पब्लिक की भीड़ में भगदड़ सी मची और इस दौरान अमन पर फायरिंग की गई। एक ऊंधी गोली अमन के सीने पर पेवस्त हुई। बहुत तेज़ी से पब्लिक में छुपे एक्सोशियस के गार्ड्स ने उन्हें कवर किया था, जिससे ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। हमला आवर ने फायरिंग करके खुद को भी शूट कर लिया था। अमन जख्मी होकर पाशा इब्राहिम के बाजुओं में गिरा। अमन, पाशा इब्राहिम ने उसे पुकारा, जिसके होंठों पर एक आसूदगी भरी से मुस्कुराहट थी। बड़े पापा इसका ख्याल रखिएगा। अमन ने धीमे से पाशा इब्राहिम के कानों में रज़ घोया। शट अप अमन आर्यन पाशा, ये तुम्हारे बड़े पापा का हुक्म है कि फ़र्ज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ज़िंदगी भर निभाना है, समझे तुम? डैडली पाशा इब्राहिम की आंखों में आज आंसू थे। बिना वक्त ज़ाय किए वो बगैर इसे हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुए। मोजा, जो इसी के कब्र में इसके ही बेड पर इत्मीनान से बैठी टीवी में बतौर इसकी शानदार फतह की ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रही थी, अब उन्हें अदालत से बाहर आता देखकर पुरसुकून सी हुई और अब मीडिया के सवालात का जवाब अब दे रहा था। बोजा के लबों पर सूदा सी मुस्कुराहट छाई। वो सही बगौर देख रही थी, मगर फिर मुस्कुराहट मौत के से सन्नाटे में बदली जब टीवी स्क्रीन पर उसे लहू में लथपथ बड़े पापा के बाजुओं में देखा। मोजा को लगा इसके भी जिस्म के पिंजरे में इसकी रूह बाहर निकलने को फुड़फुड़ाती थी। उसे इस चीज़ का भी होश ना रहा कि इसके पैरों में चप्पल नहीं है। वो दीवानावार अपार्टमेंट से बाहर भागी थी। बाहर निकलते ही वो किसी से टकराई। सामने देखा तो डॉक्टर अनम उसे शिद्दत गिरिया और जब से इंतहा से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बेबसी से देख रही थी। मोजा, अनम इसकी मुहतविश हालत देखकर घबराए। मोजा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अमन को भरोसा रखो। डॉक्टर अनम ने उसे थामना चाहा, मगर वो चिकनी मिट्टी की तरह इसके हाथ से फिसल गई। नहीं, वो अमन गाड़ियों को जोक दर जोक जजा ट्रस्ट के ड्राइवर वे पर आते देख वो आईसीयू की जानिब भागी। अमन, जो स्ट्रेचर पर डालकर तेज़ी से आईसीयू की जानिब ले जाया जा रहा था, नीम गनूदगी में जाते एक दिल दोस्त चीख नमा पुकार पर अमन को अपनी बंद होती आंखें खुली रखनी पड़ी। अमन, वो दर्दनाक आवाज़ में चीखी। स्ट्रेचर पर खून में लथपथ इस पुकार पर अमन ने सीने पर रखे हाथ की शहादत की उंगली को हल्के से जुम्बिश देते 1 मिनट रुक जाने का हुक्म दिया, जबकि इस वक्त इसकी ज़िंदगी के लिए एक पल कीमती था कि गोली दिल के करीब सीने को चीरती निकल गई। वह नंगे पैर बरहना सर कॉरिडोर से दीवानावार भागकर उसे पुकारती इसकी जानिब बढ़ रही थी। मोजा की हालत देखकर सबके सीने में इनकी सांस अटकी। पाशा इब्राहिम ने बेबसी से मोजा की दरगुनों हालत देखी। वो एक झटके से स्ट्रेचर के करीब आन रुके और उसके लहू लहान सीने पर अपने हाथ रखे। डॉक्टर्स ने स्ट्रेचर अंदर ले जाने की कोशिश की। अमन, मोजा ने चीखते हुए उसकी शर्ट दबोची। अमन बस जब तक इसके तवातर से गिरते आंसू और भीगा चेहरा देख रहा था। अमन, ये क्या हो गया? आपको कुछ नहीं होगा, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत करें मेरे साथ, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं सच में मर जाऊंगी आपके बगैर। वो चिल्लाती उसे झंझोड़ने लगी। कितनी बेवकूफ़ है यार, उसको हॉस्पिटल में, इसको आईसीयू में तो जाने दें, फिर ही ठीक होगा ना वो। अमन ने होश खोलने से पहले एक पुरसुकून सी तवील तरीन आखिरी हिचकी दी और इसकी आंखें बंद हो गईं। स्ट्रेचर को तेज़ी से आईसीयू के अंदर ले जाया गया। मोजा बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। पाशा इब्राहिम ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर फिर ज़्यादा पैनिक अटैक पर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। वो लोग बेचैन से कॉरिडोर में चकराते रहे। अर्शद, माहिर खान, सोनम पाशा और कबीर बेचैनी से इधर उधर रहते रहे, जबकि एलिशान, जिब्रान, आर्यान और खिज़र अंदर आईसीयू में थे। कई घंटों के बाद आर्यान आईसीयू से बाहर निकला और बाहर आकर अमन को सलामती की खुशखबरी की खबर सुनाई। शुक्र है। थकन से चूक टूटी बिखरी हालत में इसकी बाहों में कैद गहरी नींद में थी, मगर आहान एक पल 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया। सच शुक्र के बाजू में बुलेट बहुत गहराई में नहीं उतरी थी।
प्रोफेशनल ड्रेसिंग के बाद इंजेक्शन से उससे सुकून मिल गया, मगर अब फिर दर्द महसूस हुआ तो वो नरमी से इसके पहलू से उठा। गर्म पानी से तवील शावर लेकर बाहर आया, बाहर लॉन्च में आया, फिर से बाजू की ड्रेसिंग करके पेन कलर ली। वही लम्हों के फसों में अब तक जकड़ा हुआ था। तभी फिर से बेडरूम में चला आया। बेड पर इसके पहलू में नीम दराज हुआ और अब ये चंद इंच की कुछ पल की भी दूरी नागवार गुजर रही थी। तभी हाथ बढ़ाकर फिर से इसका सर अपने सीने पर रख लिया। उसने सर झुकाकर अपने सीने से लगे सावरी शाह के चेहरे की जानिब देखा। बड़ा बेसाख्ता और मासूम हुस्न था। वो कांच की गुड़िया इसकी पनाहों में इसकी शिद्दतों से बेहाल बेदम सी हुई थी। वो गहरी महवे से इसका सभी मासूम चेहरा देख रहा था, जिसने सुबह शुरू दिन से ही अपनी बेसाख्ता मगर बेबाक हरकतों से उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था, मगर अब वो इसकी रगों में उतर चुकी थी। वो चाह कर भी इसके दादा की करतूतों की वजह से नफरत नहीं कर पाया था कि इसमें इस मासूम बेजरार और नाजुक से साथ की मालिक लड़की को तो सिरे से कोई कसूर ही नहीं था। वो अब तक नहीं जानती थी कि इसका शैतान दादा इसकी पुरस्रार बीमारी की वजह से क्या क्या मगरू काम सरअंजाम देता रहा है। आहान खुद इसकी इस पुरस्रार बीमारी से बहुत परेशान था और दर पर्दा उसे बताए बगैर इसकी बेहोशी में लिए गए ब्लड सैंपल्स के जरिए इसके तमाम टेस्ट करवा चुका था, मगर जेके और एलिशान डैड ने भी कहा था कि रिपोर्ट में किसी किस्म की बीमारी की निशानदेही नहीं हो पाई है। मतलब इसकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, पर ये पुरस्रार बीमारी। मगर जेके डैड ने यह भी तो कहा था कि कभी कभार इनके साथ भी यूँ होता है कि आते जाते हैं कुछ ऐसे केसेस जो मेडिकल की समझ से भी बालातर होते हैं। ऐसे काम जो मेडिकल से भी ऊपर होते हैं, उन्हें सरअंजाम देने वाले कल जहां के तख्लीक कार रब जुलजलाल की तख्लीक के अंदाज के राज तक अभी तक कोई ना पा सका। जैसे कि जेके और आलिशान लोगों के पास एक बच्ची का केस आना जिसकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर अक्सर इसके मुँह से खून जारी हो जाया करता था। आहन भी सावरे की इस पुरस्रार बीमारी से परेशान था, मगर ये बात काबिल गौर थी कि जब से वो वाइट पेरिस आई थी तब से बीमारी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई। मतलब अब जब तक वो या तो रोती नहीं या शदीद डिप्रेशन में ना होती तो वो नॉर्मल रहती थी, और यह आहन के लिए इंतहाई खुशाइंदा बात थी। आहन की निगाहों की मुसलसल महवियत की तपिश से वो बुरी तरह कसमसाई थी और इसके मुखालिफ सिम करवट बदलना चाहिए, जो कि उसने इसके गिरद चटानी सा हिसार कायम करते नाकाम बना दी। इतनी थकावट के बाद इसकी सुलगती निगाहों की तपिश भी इस पर गिरा गुजर रही थी। शायद असावरी आहन ने भोजल से लहजे में इसके कान में सरगोशी के वो कसमसाई, मगर उठी नहीं, बल्कि चेहरे के रंग बिरंगे जावे बनाने लगी तो वो गहरा मुस्कुराया। हे मुझ पर आंख रखने वाली जटी, उठो यार। आहन ने दांतों तले लब दबाते इसके शफाफ बेदाग गाल पर अपनी हल्की बड़ी बियर्ड रब करते शरारत से एक बहुत पुराना हवाला दिया तो सावरी ने धीमे से आंखें खोलीं, बल्कि उठते ही मौथिर से इसकी शरारतों जसारतों पर बुरी तरह सिरपट आई। सावरी के इसके नाम का नून का कत्ले आम करते ज़ुबान तालु से चिपकी थी। जब आहन ने एक काबिल बर्दाश्त बेबाकी की, वो इसके ऊपर झुका मुकम्मल उसे अपनी दस्तरस में लिए हुए था और सावरी सरता पैर सुर्ख पड़ गई। आहन ने दिलचस्पी से इसके चेहरे पर अपनी कुर्बत के दिलकश रंग बिखरे हुए देखे थे कि पुरपुर इसके लम्स के जादुई रंगों में रंगी, दोबारा से बहकाने और मदहोश करने का सामान पैदा कर थी। आपको अभी तक याद है वो इजहार? सावरी ने जब देखा कि इसकी निगाहों का फोकस क्या है तो घबराकर इसका ध्यान हटाने को उसकी सब चील से निगाहों में झांकते पूछ बैठी। हाँ, मेरे पास तो वीडियो भी अभी तक सेव है। वो मुस्कुराकर बोले तो सावरी ने आंखों में बेहद यकीनी समोज की जाने मगर खुशगवार हैरत से देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो धीमे लहजे में पूछ बैठी जब आहन ने हाथ बढ़ाकर इसी बेड की साइड दराज से एक टेबल निकाला। असावरी केबल निकाला होगा, आई थिंक सो टेबल है, केबल है। असावरी पे यकीनी से उसे देखने लगी। इस टेबल में जल्दी से उंगलियां घुमाकर एक वीडियो प्ले की। सोनिया शोकियाँ वे तो कीमती नगीना माड़ी चीज़ आते अखनी में रख दी, गलसन के जा सदारा तेरे से जट्टी अख रख दी। अल्लाह, एक तो मेरे से पंजाबी नहीं बोली जाती और आप लोग, खैर आप लोग देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा जिन्हें आती है। आहन ने वीडियो प्ले की, उसने झपट कर इसे ऑफ किया और डिलीट करने की कोशिश की, मगर आहन ने एक जोरदार खहका लगाते इसके बाजू जकड़ के काबू करते वो टैबलेट वापस दराज में रख दिया। ये बहुत स्टूपिड थी, आप प्लीज़ डिलीट कर दें। और आपको गुस्सा भी आया था, आप तो उठकर चले ही गए थे। वो उसके शर्ट के बटनों से खिलती रुहान से हुई। हाँ, मुझे शदीद गुस्सा आया था और इस वक्त मैं ये बात समझ नहीं पाया कि मेरा दिल क्यों कर रहा था कि तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा दूँ। काफ़ी देर में समझ आई थी कि तुम इस वजूद का दावत नज़ारा सबको दे रही थी और मेरा दिल किया था इस वक्त इस हॉल में बैठे हर वजूद की आंखें नोच लेता है, कम अज़ कम तुम्हें ही जिंदा जला देता। आहन के कहते सब आंखों से शोले से लपके। लहजा नॉर्मल था, मगर ये कहते इसकी लम्स में
कदर शिद्दत आई कि सावरी को झुरझुरी सी महसूस हुई। आई एम सॉरी, मुझे भी बाद में सांस हुआ था कि बिल्कुल सही नहीं था। सावरी ने जल्दी से शर्मिंदा होकर सलाह जो लहजा अख्तियार किया, जो कि जानती थी वाकई इसी की गलती थी, बल्कि यूं गैर लड़कों के साथ गैर मर्दों के सामने डांस करना इंतहाई नामुनासिब अमल था। आहा ने इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे और फिर इसकी नरम सुर्ख पड़ी गालों पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। सावरी ने बेतहाशा बर्दाश्त करते इसके मजबूत कंधों पर हाथ रख दिए। वो फिर से बहकने लगा। कमरे का फसुतारी करता माहौल, ये बोलती तन्हाई, मलगजा अंधेरा और बाहों में एक नरम और नाजुक वजूद, सब फूल मोहब्बत का कुमार सर चढ़ के बोलने लगा। तुमने जो वाइट पैलेस में वीडियो बनाकर मुझे सेंड की थी ना, दोबारा नहीं की? मैं वेट ही करता रहा। आहा ने इसकी महकती जुल्फों को अपने लबों से महसूस करते फिर शरारत से पूछा, तो वो अच्छी खासी तब गई। आपने बड़ी देखी होगी वो वीडियो। एक लफ्ज़ तारीफ का तो नहीं कहा गया आपसे। आपको तो बस दरख्त से वल्गैरिटी गिरती दिखाई दे रही थी। वो मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल, चलो वल्गैरिटी तक तो ठीक था, मगर कम से कम वाइट फ्रॉक के नीचे ट्राउज़र तो मैचिंग पहन लेती। वाइट फ्रॉक के नीचे ब्लैक ट्राउज़र, ये क्या? ऊपर टप टप ते थल्लो हैदराबाद। आहा ने कहते दांते तले लब दबाए तो सावरी की आंखें हैरत से बाहर उबलने को हो गईं। वो एकदम उसे पीछे देखे इसके सीने पर मुक्कों की बरसात करने लगे। वो खिलखिलाकर हंसता चला गया। एक मुक्के इसके कशादा मजबूत सीने पर फूलों की डालियां मारने के मुतरादिफ थे। यूं घने मिसने कहीं कि बहुत मीसने हैं आप कसम से। वो शर्म हया के बाहर से लाल टमाटर हो गई। ये तो उसने सोचा तक नहीं था कि वो इतनी सी बात भी नोट कर लेगा। फिक्र मत करो मेरी जटी, इतने दिन इसी वीडियो को देखकर ही दिल बहलाता रहा था। ये सब राक्षस। मैं तो ये तक बता सकता हूँ कि इस वीडियो में तुम दरख्त के आसपास गोल गोल कितने राउंड लगाए थे तुमने। वो इत्मीनान से इसकी कलाइयाँ अपने मजबूत गिरफ्त में लेता उन्हें कमर से लगाकर थोड़ा ऊपर हुआ और उसकी जिन पर अपने लब रखे। आप बहुत ही मीसना हो। आहा ने बीच में इसकी बात अचक ली। जानता हूँ, अब तुम भी आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगी मुझे। अब अपने वजूद में तुम्हारा वजूद शामिल कर लिया है। अब मुझे जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मौका तो बार बार आते रहेंगे ना। वो आँख बंद करता एक मरतबा फिर एक जानलेवा गुस्ताखी करता उसे बेजान कर गया कि सावरिशा तड़प ही गई। वो अपनी गुस्ताखी से उसे निढाल कर चुका, बहुत जालिम भी है। वो बेदम सी होकर उसके सीने पर गिरकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। वह मुस्कुराते धीमे से इसके बालों में उंगलियां फेरता इसकी नरमाहट महसूस किया गया। सावरी की अपनी रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ। आपको चोट लगी थी, आपने फिर भी सुकून नहीं किया। कितना दर्द हुआ होगा आपको बाजू में। सावरी ने नया शोशा छोड़ा। इसी दर्द को भुलाने तो तुम्हारे करीब आया था, और देखो तुम्हारे वजूद की मसीहा ने मेरे वजूद के सारे दर्द समेट कर भुला दिए, सारी तकलीफ दूर कर दी। आहा ने अपने लफ्ज़ फास से मोहतबर किया तो वह सरशारी के आलम में आहा के सीने पर अपने लब रखकर खुद ही शर्माती अपने आप से सिमट गई। आहा ने इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा। आहान, सावरी ने झिझकते हुए पुकारा। मेरी जान। आहा ने जब उसके आलम में बोझिल आवाज़ के साथ उसे जवाब दिया। क्या बाबा को सज़ा देंगे? वो झिझकते हुए पूछ बैठी। आहा के माथे पर बल आए। तब आहा नरमी से उठकर बैठा। सावरी ने परेशान होकर उसे देखा। इसके चेहरे के तासुरात चट्टानों से पथरीले हो चुके थे। वो उसके साथ ही उठकर बैठी और परेशान से इसके तासुरात जांचने लगी। आहान माहिर खान की बीवी को किसी और की ख्वाबगाह, वो कहते कहते शिद्दत बर्दाश्त अपना जबड़ा भेज किया और बाजू से खींचकर उसे खुद से लगाया। वो इसकी इन जनून खर्सियों से कहाँ वाकिफ थी। अब जबकि वाकिफ हो रही थी तो सावरी के लिए इसका जनून वबाल जान बन चुका था। मेरी इज्जत, मेरी बीवी के बारे में ऐसा सोचने वाले का अंजाम ऐसा अबरतनाक होगा, दुनिया देखेगी। वो सावरी की आंखों में देखते इस कदर शर्रबार लहजे में बोला कि सावरी का हलक खुश्क हो गया। तभी बेबसी से इसके कुशादा सीने में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। आहान को अपने सीने पर नमी का एहसास हुआ तो अपने लहजे की सख्ती और अपने लम्स की वहशत पर अफसोस हुआ। तब नरमी से इसके गिर्द अपने बाजू हमारे किए। इन मामलात से दूर रहो सावरी, और आइंदा के बाद प्रॉमिस करो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी जो आज की तुमने। आहान ने इसके गिर्द घेरा तंग करते कहा था। उसने अपने बच्चों की तरह इस बात में सर हिलाया। दैट्स लाइक माई गर्ल। वो उसे फिर पनाहों में भरने लगा। सावरी घबराए। आहान प्लीज़ पैलेस चलें, मामा इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे फ्रेश होना है। वो अब इसकी शिद्दत से घबरा कर अपना दामन बचाना चाहती थी। नहीं अभी नहीं, आज रात हम एक साथ यहीं वक्त गुजारेंगे। बहुत कीमती हैं ये पल, जो मैं चाहता हूँ कि तवील तर हो जाएं, कभी ख़त्म ना हो। कल चलेंगे पैलेस। वो सुकून से बेड से नीचे उतर कर कोई चीज़ तलाश करता उसे अपना प्रोग्राम बताता उसे बेसुकून कर गया। मगर आहान, उसने कहना चाहा, मगर आहान ने पीछे मुड़कर उसके नरम होठों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, मैं भी आता हूँ। वो कहता बाहर आया, अपना फ़ोन उठा। वो जानता था समाए केस बहुत अहम मोड़ लेने वाला था। अगर सावरी वो बेवकूफ़ी ना करती तो वो भी कोर्ट ही जाने वाला था।
मगर सावरी को अपार्टमेंट लाकर जब उसे कॉल आई तो अरशद ने उसे शानदार फतह की खबर सुनाई और फ़ोन ऑफ करने का बोला। इसीलिए फ़ोन ऑफ करके साइड पर रख गया। मगर अब तेज़ी से आते मैसेजेस में उसे अमन को गोली लगने की इत्तला ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींची। अगर फ़ोन ऑफ भी तो और भी बहुत से ख़ास ज़रिए थे इस तक की खबर पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर वो ज़राए इस्तेमाल में ना लाए गए थे तो ये जानबूझकर किया गया था। उसने तड़प कर सबसे पहले बीना को कॉल की, जो कि पहली बेल पर रिसीव कर ली गई। अमन कैसा है? छूटते ही पूछा। बिल्कुल ठीक, खतरे से बाहर है, बीना ने जवाब दिया, मगर जानती थी सब्ज राक्षस की भड़कती हवाला मक्खी इसके सर पर ही पटेगी। और हुआ भी वही। व्हाट द हेल, जरूरत कैसे हो मुझे बेखबर रखने की? वो हस्ब मामूल पूरी कुव्वत से था। बीना ने फ़ोन कान से दूर हटाया। अर्शद भाई का ऑर्डर था कि अपार्टमेंट के तमाम सोर्सेज 24 घंटों के लिए लॉक कर दूं, तो मैंने कर दिए। बीना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन क्यों? वो गुस्से से भपरशे बन चुका, ताकि आपके स्पेशल मोमेंट्स में कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके या किसी भी किस्म की दखल अंदाजी। बीना ने अर्शद से सुनी हुई वजह बताई। आहा ने फ़ोन रखकर अफसोस से उसे सोफे पर पटका। जल्लाद इसीलिए मोहब्बत जैसी तोप को गले में डालने के हक़ में नहीं थे, मगर बदकिस्मती से हर दौर में हर जल्लाद की किस्मत यही रही थी कि इनके पीछे मोहब्बत ऐसा मुहात होकर पड़ती जैसे मौत किसी मरने वाले के ताक़ुब में है और उसने ऐन वक्त पर अपने जानलेवा पंजों में आंधा पोछ ले। वो वापस बेडरूम में आया तो सामने बेड पर मौजूद नहीं, बल्कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई थी। वो ड्रेसिंग में गया, अपना यूनिफॉर्म निकालकर दूसरे रूम में चेंज करके आया। असावरी फ्रेश होकर कल वाले लहंगे के ऊपर दुपट्टा अच्छे से फैलाए बाहर निकले और उसे ड्रेसिंग के सामने मुकम्मल यूनिफॉर्म में खड़े देख महबूद ही रह गई। शहजादों की सी आन बान शान लिए वो बिल्कुल इसके सामने था। सब स्काई जमई आंखों में इस वक्त मखसूस संजीदगी एक ठहराव से था। हल्की बियर्ड और घनी मूंछें तले सैनी में चबाते वो खूबसूरत लब वो कफ लिंक्स फोल्ड करता अपना कॉलर दुरुस्त कर रहा था और बखूबी इसकी महवियत नोट कर गया। अगर शौहर को नहारने से फुर्सत मिल जाए तो जल्दी से रेडी हो जा, तो मैं पैलेस छोड़ दूँ। उसने उसके दिलकश तरोताज़ा भीगे खूबसूरत तरीन महकते नाजुक से सरापे से निगाहें चुराते कहा तो सावरी गड़बड़ा कर अपनी निगाहें झुका गई। मगर आपने तो कहा था इमरजेंसी हो गई है तो जाना होगा अभी। वो नरमी से टोक गया, मगर वो झिझकी। आहा ने आईने में अपने आईब्रो झुकाकर उसके अक्स को देखा। नहीं जाना। आहा ने पूरा इसकी जानिब घूमा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं इस होलिये में कैसे जाऊँगी? पहले अगर किसी ने देख लिया तो? वो दुपट्टे से नीचे अपनी कुर्ती के हशर की जानिब इशारा करती बोली। रूहान सी होकर बोली, मगर निगाहें मुसलसल बाहर हया से झुकी हुई थी। आहा कहना शौहर को मनाने गई थी तो राह हक में डोरी के मोतियों की कुर्बानी देनी पड़ गई। वो बाजार संजीदा था और तेज़ी से अपने शूलेस बांध रहा था, मगर तोबा सब आंखों में शरारत की चमक थी। असावरी ने पहलू बदला। आहा ना बहुत जालिम है। साथ ठरकी भी। वो तकरीबन ही 2 देने को थी। एक तो वाइट पैलेस से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके निकली थी और अभी सुलिया में वापस जाती तो सबने खासकर बीना फलसा ने इसका जीना हराम कर देना था। मेरी अक्ल से पैदल बीवी। आहन तेज़ी से ड्रेसिंग की जाने पड़ा और अपनी एक जीन्स की जैकेट निकालकर इसका दुपट्टा उतारा। वो बुखला कर डर गई, मगर आहन ने उसे निगाहें चुराते से जल्दी से जैकेट पहना दी। अब दुपट्टा और शॉल और जल्दी बाहर आओ। वो अपना फ़ोन, पिस्टल होल्डर, वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला। सामने ने सस्ती सांस खींची, दुपट्टा गले में डालकर शॉल ओढ़ी और बाहर निकली। जहाँ वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था उसे देख हाथ के इशारे से करीब बुलाया। वो धीमे कदमों से चलती इस तक पहुंची। तब आहन ने इसका नाजुक मोमी हाथ थामा और बाहर निकलते चला गया। काफ़ी अरसे बाद उसे पैनिक अटैक आया था, तभी मोजा को पुरसुकून करने का इंजेक्शन देना पड़ा था। हॉस्पिटल के रूम में धीमे से उसने अपनी आंखें खोली। सर दर्द से फट रहा था। काफ़ी घंटों की नींद के बाद उसे होश आया था और इस वक्त रात के 8 बज चुके थे। दिन के दिलदोज मनाजिर याद आते ही वह हल्की सी चीख मार उठी, मगर अगली ही पल पाशा इब्राहिम तेज़ी से इसकी जानिब आए। मेरी गुड़िया। पाशा इब्राहिम ने उसे सीने से लगाया। आज बरसों बाद मोजा की अमन के लिए तड़प बेकरारी और इश्क देखकर रगों में सुकून से रायत किया था। ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था कि आज कितना खुश और पुरसुकून हुआ था। बड़े पापा वो फिर चीखने चलाने के लिए बलक बलक कर रोने को तैयार, चेहरे पर खौफ और हिरास के सामने। वो ठीक है मुज्जा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक और महफूज है। पाशा इब्राहिम ने उसे झंझोड़ कर यकीन दिलाया। बेयकीनी सुनने देखे गई। आप सच बोल रहे हैं ना? वो इंतहाई सहम कर बोल रही थी। लो भला मैं अपनी गुड़िया से झूठ क्यों बोलूँगा? वो बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन थिएटर में रूम भी शिफ्ट कर दिया गया है। पाशा इब्राहिम ने उसके सर पर हाथ फेरा। तब वो फिर उनकी गोद में सर रखे बलक बलक कर रोती नीफी में सर हिलाएगी। मैं नहीं जाऊँगी, वो खून नहीं देख सकती, ऐसे मुझे क्यों नहीं जाना? वो तोड़ तोड़ कर जुमले अदा करती। पाशा इब्राहिम को बहुत कुछ समझा गई। वो नहीं देख सकती थी ऐसे तभी तो उस कदर सहमी थी। अच्छा चलो आराम करो, सो जाओ, पुरसुकून होकर सब ठीक हो जाएगा। पाशा इब्राहिम को परेशानी ने आन घेरा। जैसा उनके काम था, आए दिन वो खून में नहाए वापस लौटते थे, तो मुस्तकबिल में नाजुक दिल एहसास कमजोर सी नातवा वजूद वाली लड़की इस तरह के हादसा कैसे सहेगी? आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी? पाशा इब्राहिम ने इसका सर हिलाया। वो जल्दी पुरसुकून हो गई, मगर अभी बेताज और खौफजदा। मेरी गुड़िया। पाशा इब्राहिम ने पुकारा। जी।
मेरी बच्ची इस नालायक डॉक्टर से मोहब्बत करने लगी है। पाशा इब्राहिम की सरगोशी से इसका दिल धक से रह गया। क्या वो अपनी बदहवासी, बेबसी और लाचारी में खुद को सबके सामने आकर बैठी थी? लेकिन ये तो एक दिन होना ही था। मुझे नहीं पता बड़े पापा, वो लाचारी से बोली। अच्छा, तो मैं इसे बोल दूंगा कि वापस बेल्जियम लौट जाए। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पाशा इब्राहिम ने एक पत्ता फेंका। नहीं बड़े पापा, मुझे पढ़ाएगा कौन? वो मज़ीद सहम गई। हम कोई बेहतरीन से ट्यूटर हायर कर लेंगे। पाशा इब्राहिम ने लापरवाही से कहा। मगर मुझे उनके अलावा किसी से कुछ समझ नहीं आता। मोज़ा ने झुंझला कर कहा। हम ऐसा ट्यूटर हायर करेंगे सब अच्छे से समझा दें। वो फिर पुरसुकून से बोले। बड़े पापा आप समझ नहीं रहे। वो फिर बेबसी से फुट फुट कर रोती। आखिर हुआ क्या है? पाशा इब्राहिम इसकी जानिब देखे गए। नहीं चाहती वो कहीं जाए। आखिर इसने रो रो को बोल ही दिया। तब पाशा इब्राहिम ने सुकून का सांस लेते इसके आंसू साफ किए। सुनो गुड़िया, वो जो तुम दोनों का पहले निकाह हुआ था वो इन हालात में हुआ था कि खैर छोड़ो, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और इस नालायक का निकाह दोबारा हो, मतलब ये शादी दोबारा हो। पाशा इब्राहिम ने सुकून से कहते अपनी दिल की ख्वाहिश बयान करके मोज़ा का सुकून गारद किया। पर बड़े पापा, मुझे अपार्टमेंट जाना है। वो घबरा कर बोली। यूँ इधर उधर देखा जैसे वो तो इन बातों पर रंगे हाथों ने पकड़ ही लेगा। पाशा इब्राहिम इसकी मासूमियत पर खुलकर मुस्कुराए। तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद अमन को रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो सबकी जान में जान आई। आहान भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था और अर्शन समेत सबकी जो क्लास लगी थी वो एक दास्तान थी। हॉस्पिटल के सर्द से रूम ने अमन ने धीमे से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर अनम जो वहीं बैठी थी, काफ़ी मेहवे से इसका वजह से भरपूर, खूबसूरत और घने बालों के पीछे माथे पर नूर बनकर धमकते इस मेहराब को देख रही थी, एकदम सीधी हुई। अमन ने आंखें खोलकर चेहरे गहरे गहरे सांस से। अमन, नहीं रह सकती मैं आपके बगैर, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत करें मेरे साथ। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं सच में मर जाऊंगी आपके बगैर। अमन, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती आपके बगैर। बंद होती आंखों ने एक इंतहाई खूबसूरत मंजर अपने बसारत के पर्दे पर महफूज किया कि आंखें खोलते हुए मंजर निगाहों के सामने अपनी पूरी आबोताब के साथ ले आए तो वह सुदगी से मुस्कुरा दिया। अनम ने हैसियत से इसकी वो हल्की सी मुस्कान देख ली। डॉक्टर अमन, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर अनम ने इसकी नब्ज चेक करते पूछा। डॉक्टर अनम ने एहतियात ग्लव्स पहन रखे थे क्योंकि वो ग्लव्स के बगैर कभी इसको हाथ ना लगाने देता। डॉक्टर, वो कहाँ है? उठते ही इसका सवाल किया। अब इस बेड पर पड़े रहना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल था। आपकी हालत देखकर उसे पैनिक अटैक आया था, मगर आप फिक्र मत करें, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मगर वो बहुत ढेरी सहमी है, आपको इस हालत में देख नहीं पाएंगे। आप समझने की कोशिश करें, वो बहुत सहमी हुई थी। डॉक्टर अनम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो अजित की इंतहा से आंखें मूंद गया। क्या मुसीबत है? उससे कोफ्त हुई। बेड पर कांटे से आग आए उगा। उस इज़हार के बाद वो एक पल एक सेकंड से इसे दूर नहीं रहना चाहता था। आखिर बरसों कीमती तरीन लम्हात का इंतज़ार किया था कि वो इसकी जानिब से नरम पड़ जाए। अब जबकि पूरी तरह गैर मुतवक्का तौर पर इसकी जानिब से शिद्दत करिया से भरपूर ये इज़हार सुनने को मिला था तो बेबस कर गया था, पाबंद हो गया था। डॉक्टर अनम, अब वो बड़े सुकून से उसे मेडिसिन बता रहा था कि इनकी डोज बढ़ा दे ताकि वो जल्द रिकवर कर जाए। डॉक्टर अमन, आर यू मैड? इतनी नाजुक सूरत हाल में आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? डॉक्टर अनम ने उसे झिड़का ताकि वो सुकून से वहाँ लेटा रहे, मगर अब सुकून किस वक्त को आना था। वो बेचैन हुआ और पहलू बदल गया। आज उस इस कमरे में तीसरा दिन था। आहान, अर्शन, फलजा, अलीज़े, खजर जैसे इसका साया बने हुए थे, लेकिन अगर कोई नहीं आया था तो वो इस हालत में देख मर जाती थी नहीं वो इस हालत में देखकर मर जाती जी नहीं पाती। वो आंखों पर बाजू रखे अपने पास बैठे आहान के सुजाने का इंतजार कर रहा था। रात का 1 बज चुका था। आखिर आहान उठकर बाहर गया था। अमन ने आंखों से बाजू हटाया और उठ बैठा। अपने हाथ में लगे कैनोला की नीडल मक्खन की तरह खुद से अलग करके निकाल फेंकी और बेड से नीचे उतर आया। सीना पट्टियों से जकड़ा हुआ था, मगर यहाँ पर वाह किसी थी। आज तीसरा दिन था उसे माही बेआब की तरह तड़पने, मगर दीदार यार नसीब नहीं हुआ। अब तो अमन का इसको देखना यूँ ज़रूरी हो गया था जैसे इसको देखने के बाद आंखों के जरिए उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलने वाली थी। वो रूम से निकला, भारी बोझे कदमों की धमक कॉरिडोर से गुजरती सुनाई दी। ग्राउंड से गुजरकर वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। मोज़ा अपने कमरे में जाग रही थी। इधर आज तीसरी रात थी। मोज़ा की जो आंखों में कट रही थी, अब भी वो झुंझलाकर दुपट्टा बेड पर पटकती। मोज़ा अपने कमरे में जाग रही थी। इधर आज तीसरी रात थी। मोज़ा की जो आंखों में घट रही थी, अब वो भी झुंझलाकर दुपट्टा बेड पर पटकती। बेड से उठ बैठी। हॉस्पिटल इसलिए नहीं गई कि उसे इस हालत में देखना इसके लिए नामुमकिनात में से एक था। नींद आंखों से रूठ चुकी थी। डॉक्टर अनम उसे यूं तो इस हवाल पूछती रही थी, मगर उसे इस तरह से तकलीफ में देखना वो बेबस हो गई थी। बेचैनी से उंगलियां चटकाती हुई इधर उधर टहलने लगी। मौका पे ठटक कर रुक जाना पड़ा। मखसूस आहट, रूह परवर खुशबू सांसों को बहुत करीब आती महसूस हुई। वो भारी कदमों की धमक थी जो उसके कमरे के दरवाजे पर आन रुकी। मोज़ा पथरा गई। वो भला झिझक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे डोर लॉक भी कर दिया।
मूसा का दिल हथेलियों में धड़कने लगा, माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे। अमन इसकी पुश्त को देखे गया, फिर वो कदम कदम चलता इसकी पुश्त से 1 इंच फासले पर आन रुका। मूसा गहरे गहरे सांस भरने लगी। अमन ने धीमे से इसकी वेस्ट पर हाथ रखा। मूसा को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। अम्मा ने एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब घुमाते इसे दरवार से लगाया था। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि वो शर्टलेस पट्टियों में जकड़ा, एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हमाए किए, इसका एक हाथ दीवार से लगाया इसकी आंखों में देखे गया। मूसा भी इन गहरे आंखों में डूबकर उभरना चाहती थी। दोनों में से अभी तक किसी ने अपने लबों से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। वो नहीं बोल सका कि वो क्यों उससे कनी कुतरा रही थी। अब उसे इन राहों का मुसाफिर बनाकर क्यों निशाने मंजिल सामने से हटा रही है। मूसा इसके इतने करीब थी कि इसके सीने से टकराते दिल की धमक तक सुन सकती थी। लेट मी ट्राई समथिंग। अमन इसके लबों की जानिब देखते बोझल धीमे लहजे में सरगोशी की। इतनी देर में मूसा ने पहली मरतबा गहरे सांस भरते निगाहें झुकाईं। वो तकरीबन नर्वस होता बहुत धीमी रफ्तार में इसकी जानिब झुक रहा था। डोंट मूव। अमन ने कहते सांस भरते उसे धीमे से कहा। मूसा ने अपनी आंखें बंद की थी। अब इसकी शिद्दत भरी सांसें अपने होंठों पर पड़ती महसूस हुई। फनी, आई एम गेटिंग नर्वस। अमन ने लबों पर गहरी मुस्कान सजाए, फिर धीमे से लहजे में कहा, मगर अब की बार इसने खुद को रोका नहीं। इन गुलाबी होंठों को अपने लबों को बेचैन गिरफ्त में ले चुका। इन नरमी भरी गिरफ्त में शिद्दत भी थी और इसका जुनून भी। अमन इसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उड़ेलने लगा। मूसा को लगा इसकी सांस इसके सीने में उलझ चुकी है। मायनी ख़ेज़ खामोशी तवालत इख्तियार करने लगी। मूसा को अपने लबों पर जलन महसूस हुई थी और इसकी बर्दाश्त भी यहीं तक थी। वो कब सह सकती थी इसका ये जुनून, ये शिद्दतें, ये कुर्बत जानलेवा थी। वो कब इन जुनून खेजियों की आदी थी। या इस तरह इसकी कुर्बत उसे घायल और खौफज़दा कर रही थी। मूसा की गैर होती हालत देख वो खुद ही नरमी से पीछे हटा। मूसा गहरे गहरे सांस भरते अपनी उथल पुथल होती सांस से बहाल करने लगी। वो दीवाना वार उसे देखे गया। अभी वो ठीक से सांस बहाल भी नहीं कर पाई थी कि अमन ने झुककर उसके बाजू में भरा उसके खान खता कर दिए। अमन उसे बेड तक लाया, बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर झुका। मूसा अमन की आंखों में देखे गई। अमन ने झुककर इसकी दोनों आंखों पर अपने लब रखे। एक सुलगता सा लम्स अपने माथे पर महसूस हुआ तो अब अमन ने मूसा के चेहरे पर खौफ की तासुरात देखे। तभी वो बाजू के सहारे से पीछे सरकने लगी। अमन ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाई करते रोका। फिर बहुत अचानक कंफर्टर खोलकर मूसा के ऊपर डालकर इसे कंफर्टर में लिपटाया और इसी कंफर्टर समेत इसका सर अपने सीने पर रखा। सो जाओ जजा। अमन ने इसके चॉकलेट ब्राउन बालों में हाथ फेरते कहा तो मूसा ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद लीं। वो बहुत जल्द बहुत गहरी नींद की वादी में उतरी थी। अमन ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। सुकून और सरशारी रगों में खून के साथ उतरी महसूस हो रही थी। उसे हॉस्पिटल वालों का ख्याल आया तो एक सद सी आ भरी। मूसा को नरमी से बेड पर लिटाकर वो खौफज़दा सा कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलते उसने दहलीज पर खड़े होकर कंफर्टर से झांकते इसके मासूम शफाफ गुलाबी चेहरे को देखा। ये मुलाकात भी भला कोई मुलाकात थी या जिल्लत भरा भरोसा इसकी बरसों की प्यास की तशंगी को मज़ीद भड़का गया, जिसकी मिसाल तपती भड़कती गर्मी में किसी ठंडे ठा मशरूब की सी थी जो महज हलक तर करने मगर सीने की प्यास जान कर आज़र बनी रहे और लबों पर तशंगी यूं ही मचलती रहे। वो बमुश्किल एक झटके से दरवाज़ा लॉक करता वहाँ से निकला। उन्हीं रास्तों से चलता हुआ हॉस्पिटल के इस मनहूस कमरे में आया। हॉस्पिटल शायद ही कभी उसे इतना बुरा लगा हो जितना कि अब इसकी जान का आज़र बना गया था। मसीहाई करना आसान था मगर यूं मरीज़ बनकर एक बेड पर तड़पना सुहाने लू। वो वापस रूम में आया तो आहा ने उसे घूरा। काम भटकते फिर रहे खौरखुदार। आहा ने उससे नीडल सेंस करके कहने लगी। सुई अपने पाँव में ठूसते देख बरहम हुआ। सुकून की तलाश में निकला तो हॉस्पिटल में तो कहीं नहीं मिला। अम्मा ने चिंचिला कर कहा और बेड पर नीम दराज होते ड्रिप चलाई। आहा ने इसकी बेसाख्तगी और बेचैनी पर अब मुस्कुराया था। अपार्टमेंट ने देखा था शायद मिल जाता। आहन का लहजा भी बर्जस्तगी लिए हुए था। देख आया हूँ, उधर ही है। कहते हुए अमन की आंखों के सामने कुछ देर पहले के मनाजिर घूम गए। तब लबों पर उमड़ आने वाली सूदगी भरी मुस्कुराहट को छुपाने के खातिर इसने अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। आहन निफ़ी में सर हिलाता तासुब से उसे देखे गया मगर गहरा मुस्कुराता बाहर निकल गया। अमन की हालत अब काफ़ी बेहतर थी। अर्शिन, आहन, खिज़र, एलिज़ा, बीना और फिल्ज़ा 4 दिन से इधर इसके पास ही थे। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था तो वो सब भी अपने अपने काम सर अंजाम दे सकते थे। अर्शिन पार्किंग में अपनी गाड़ी तक आया जब खज़र ने पीछे से उससे आवाज़ दी। अर्शिन ने पीछे मुड़कर देखा। जल्दी बोलो खज़र, वक्त नहीं है मेरे पास। अर्शिन ने अपनी कलाई में बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखते कहा। वो मैं कह रहा था कि पिस्टल वाली गोली की डोज काफ़ी अच्छी है। अच्छों की ज़ुबान खोलकर दिल की सच्चाई बाहर ले आती है। क्यों ना इसे दिया आप भी पर अप्लाई किया जाए। कैसा लगा मेरा आइडिया?
वो कान खुजाकर अर्शन को अपना प्लान बताने लगा तो अर्शन ने इसकी बात पर समझकर उसे खूनिशाम निगाहों से देखा। काफ़ी बेहुदा और बकवास है। मुझे इसका दिल का अहवाल जानने के लिए इसे ढूंढ की ज़रूरत नहीं। जानता हूँ वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। वैसे भी वो जितनी नाजुक दिल है ना, ये बेहुदा मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए अपनी बकवास आइडियाज़ अपने पास संभाल कर रखो केसर। वो इनके हस्ब तवक्कुल गिराया। सॉरी भाई, बीना तो आप ही को लेने भी जा चुकी है, बल्कि ला रही होगी। बोलकर आप इब्राहिम हाउस में थे, आप पर हमला हुआ और आप जख्मी हो गए हैं। खजर बोलकर पुरस्कार सा मुस्कुराया, अपनी गन का रुख अर्शन की जानिब किया, जिससे वो उसे बेहोशी का डांट मारने वाला था। अर्शन ने बेयकीनी से खजर की जानिब देखा, जिसकी गन का निशाना सीधा इसके दिल के मकाम का था। खजर, पागल हो गए हो? गन नीचे रखो। आई एम सॉरी भाई, मैं मजबूर हूँ। खजर, आई सेड पुट द गन डाउन राइट नाउ। अर्शन चिल्लाया। नो भाई, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत मजबूर हूँ ये सब करने के लिए। मैं तुम दोनों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। अर्शन चिल्लाया, मगर खजर ने दांत निकाले और अपनी गन से फायर कर दिया। गन से निकलने वाला शोला अर्शन के सीने के बिल्कुल बीचों बीच टकराया, मगर वो शोला नहीं, डांट था जो अर्शन को लगा और वो जल्द ही बेहोश होकर खजर के बाजू में गिर गया। अब वो देख समझ सकता था कि सुन सकता था, मगर कोई हरकत नहीं कर सकता था। खजर ने उसे फ़ौरन गाड़ी में डाला। खजर ने गाड़ी में बैठकर इसकी शर्ट पर ब्लड की बोतल खाली की। खजर ने फास्ट ड्राइव की और उसे इब्राहिम हाउस पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, कितने होशियार हैं ये लोग। इधर बीना दिया को बड़ी हिफाजत से किसी को खबर किए बगैर वाइट पैलेस से यहाँ तक निकाल कर लाई। दिया बदआवाज़ होकर इब्राहिम हाउस दाखिल हुई तो वो दोनों बाहर से डोर लॉक करते, यहाँ की सिक्योरिटी टाइट करते, अपना कारनामा सरंजाम देखकर गधे के सर से सिंह की तरह मुतरादिफ फरार हो गए। दिया आवाज़ बाख्ता से इब्राहिम हाउस में दाखिल हुई तो लॉन्च में ही वो कारपेट पर ज़मीन पर पड़ा। ये वहशतनाक मंजर देख दिया के मुंह से दिलकरा चीख बरामद हुई। वो माही बेआब की तरह तड़पती इस तक पहुंची, घुटनों के बल इसके करीब बैठकर इस पर झुकी। खून में लथपथ जवाब साला मुर्दा वजूद को दिया ने फटी फटी निगाहों से देखा। इसकी हमेशा बोलती हुई निगाहें बंद थी, अनाबी होंठ आपस में सख्ती से भेजे हुए थे और वो खून में नहाया हुआ था। दिया इसकी बेजान वजूद के पास ठहसी गई। दिया का पूरा वजूद ज़लज़ले की ज़द में आ चुका। तब लरसते हाथों से इसका चेहरा हाथों में भरा। अर्शन अर्शन, वो दीवाना वार उसे पुकारने लगी। अर्शन उठे, आंखें खोले, देखे हम आपकी दिया आपको पुकार रही हैं। वो कहती धाड़े मार मार कर रोने लगी। देखिए, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते थे कि आप हमारी नज़र किस कदर अच्छे, नेक, बुलंद, पाकरदार इंसान हैं। हम कहना चाहते थे कि हम हमेशा आपकी बटरफ्लाई बनकर रहना चाहते हैं। प्लीज़ उठें और एक मरतबा हमारी सारी बातें सुन लें। दिया के आंसू अर्शन के चेहरे पर गिरे थे। आखिर वो उसके सीने पर सरक से झंझोड़ते हुए चीख चीख कर रोने लगी। हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप तो हमारी रूह में बसे थे, आपकी खुशबू तो हमें अपनी रूह से आती थी, तो भला आपको हम मोहब्बत कैसे ना पहचान पाते। अर्शन, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं, हम मर जाएंगे। हमारे साथ ऐसा मत करें, हमें माफ़ करते, वादा करते हैं अब कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। अर्शन उठिए प्लीज़। वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसके कंधे से लगी बच्चों की तरह बिलक रही थी। दिया के आंसू अर्शन के गर्दन में गिर रहे थे। अर्शन ने अपनी पूरी विल पावर्स यूज़ करके अपनी आंखें खोली। दिया बड़ी मुश्किल से बाजू को मूव कर पाया, वही बाजू उसकी नाजुक कमर के गिर्द हमारी के। दिया, अर्शन ने आहिस्तगी से पुकार। अर्शन, वो भुखला कर पीछे हटी, उसकी आंखों में देखा। आप ठीक हैं? हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हम क्या करें? दिया पागल बनी इधर उधर देखने लगी। शॉल तो पहली ही बार सेन में कहीं ज़मीन पोस्ट हो चुकी थी। अब अपना दुपट्टा उतार के इसकी शर्ट पर रख कर अपनी दानिश में खून रोकने की कोशिश की। दिया, मैं ठीक हूँ, नकाहत भरा था, आप फिक्र मत करें। दिया ने इसका चेहरा अपने हाथों की पैल में भरा। हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसने नरमी से कहा। अपने मुकम्मल होश में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा मुतफिक्र हुआ था कि सामने वाली नाजुक जान जो ये समझी थी कि उसे कुछ हो गया है, उसे होश में आता देख बिल्कुल मुतवहिश से अपने हवासों में नहीं लगी उसे। अर्शन जल्दी से सीधा होकर सोफे से टेक लगा कर बैठ गया, उसके बाजू अपनी गिरफ्त में ली। दिया, बीना यहीं कहीं होगी, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्शन उसे करीब करना चाहा, मगर वो पैनिक होकर चिकने खड़े की तरह इसके हाथ से फिसली जा रही थी। ये खून, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, हम एम्बुलेंस फ़ोन करते हैं। वो अपने बाजू से उड़ाकर फ़ोन की जानिब जाना चाहती थी, मगर अर्शन की गिरफ्त इसके बाजू पर सख्त हुई। वो भी पूरी तरह रो रही थी और उसे बेबसी से देखा। अर्शन, छोड़ें, हमें फ़ोन करने दें, आपको गोली लगी है, वो चिल्लाई। दिया,
अर्शन को इसे झंझोड़कर से भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाना पड़ा। वो पल में अपनी जगह साख्ते फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। ये देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई गोली नहीं लगी। अर्शन ने कहते वो खून और शर्ट उतारकर गुस्से से खुद से दूर फेंकी। मैं बिल्कुल ठीक हुई, सब खजर और बीना ने किया, तुमसे झूठ बोला। अर्शन ने अपनी बनियान उतारकर फेंकी। कुशादा बेदाग सही सलामत सीना दिया के सामने था। आई एम सॉरी। मैं अर्शन को रुक जाना पड़ा जब दिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक झटके से अपने बाजू छुड़ाए और खड़ी होकर पीछे की जानिब कदम लेने लगी। ये आपने किया हमारे साथ? नो। अर्शन ने परेशानी से उसे देखा। जानता था इसका रद्द-ए-अमल शदीद होगा, मगर इस कदर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? वो खोई से अपने हवासों में नहीं लगी। अर्शन उठकर इसकी जानिब बढ़ा। दिया, ये खजर और बीरा ने क्या? स्वेर मुझे नहीं था। वो करीब आकर इसके बाजू थामने लगा, जो कि उसने बुरी तरह झटक दिए और फूट फूट कर रोते बैरूनी दरवाजे की जानिब भागी। दिया, अर्शन ने पुकार कर इतनी ही तेजी से दरवाजे पर इसके आगे अपना बाजू करके इसकी राह में हायल हुआ। वो कुछ भी सुने बगैर अंदर की जानिब भाग गए, कमरे में खुद को बंद कर लिया। अर्शन ने एक सरसी सांस खींची। इस वक्त इसका दिल क्या बीना और खजूर को जाकर ऐसा सबक सिखाए कि इनके दिमाग ठिकाने लग जाए। वो इस कमरे की जानिब बढ़ा और ख़ास कोर्ट से दरवाज़ा खोल लिया। अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर ऊंधे मुँह पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। दिया, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अर्शन इसके जानिब बढ़ने लगा। जब वो बदक कर अपनी जगह से उठी, आज तो वो अपने हर रूप में उससे भफरी हुई शेरनी लगी। आपने हमारे साथ ही किया घटिया मजाक करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? तुम्हें एतबार क्यों नहीं दिया जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया? वो आजिज़ आकर बोला। इसकी टूटी बिगड़ी हालत उसे तकलीफ दे रही थी। वैसे कब कर सकता था भला? हमें नहीं रहना यहाँ, हमें अभी पहले से भिजवाएं, अभी के अभी। वो सीधी होकर चलाए। अर्शन ने बगौर से देखा। सर था पैर सफ़ेद रंग की फ्रॉक पजामा में, वो दुपट्टे के बगैर, गुलाबी चेहरे, सुर्ख छील सी सब्ज आंखों और भीगी पलकों समेत। वो बहुत बुरी तरह इसका दिल धड़का गई। अर्शन इसके करीब आया, इसके कमर के गिर्द बाजू मार किए, उसे अपने करीब कह दिया। छोड़ें हमें, दूर हो जाए हमसे। वो झटपटाए, मगर अर्शन ने एक झटके से इसके सीने से टकराई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर करूँगा? वो मुस्कुरा कर बोला। दिया को लगा वो उसे बेचैन करके रुला कर अब उठा रहा है। तभी वो एक झटके से इसके बाजू से निकले और कमरा तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती जा रही थी और ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ज़मीन बुस करती जाती रही। बहुत बुरे हैं आप, बहुत जालिम। हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अल्लाह करे हम मर जाएं और वो आपकी तरह कुछ झूठ और मजाक भी ना हो, तब आपको पता चले कि कैसे करते हैं मजाक। अर्शन जो कब से तहम्मुल से इसे डील करने की कोशिश कर रहा था, अब इसका भी दिमाग पूरी तरह घुमा। तभी इसे बाजू से बहुत अपने रूबरू किया। ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है बटरफ्लाई। वो दांत पीस कर बोला। तो क्या आपने कम किया है हमारे साथ? वो फिर झटपटाए, मगर अब की बार अर्शन की गिरफ्त जारहाना थी। तभी उसे एक झटके से दीवार से लगाया था। वो कुछ कहने वाली थी, मगर वो सारे अल्फाज अर्शन ने इसके नाजुक दास लबों से चुन लिए थे। दिया अपनी जगह पर साख्त हो गए। अर्शन के अमल में शिद्दत भरी मोहब्बत थी। दिया इसके लम्स और इस जानलेवा कुर्बत से अपने आप को समेटने लगी। दिया ने इसके सीने पर हाथ रखे और इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर यह मज़ामा खुद को इन शिद्दत भरी मनमनानी से बचाने की नाकाफ़ी थी। वो अपनी मर्जी से खुद ही सराब करके पीछे हटा। दिया ने एक तवील सांस भरा और गहर सांस लेने लगी। यकीन करो मेरा दिया, तुम्हारी कसम, इस सब में मैं इन्वॉल्व नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि खिजर और बीना ये सब करने वाले हैं। अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो तुम्हें पहले ही बाखबर कर देता। आई स्वेयर ये सब उन्होंने किया, मुझे मालूम नहीं था। अर्शन ने इसका चेहरा थाम कर इसकी आंखों में आंखें डालकर सच बताया। दिया की आंखों में फिर से पानी तेज़ी से जमा हुआ। अर्शन ने एक सर से सांस खींची, इसको बाजू से थाम कर बेड पर बिठाया। वो हस्बे मामूल फिर से रोने का शुक्र फरमाने लगी। अर्शन बाहर का कुछ ही देर बाद किचन से पानी का गिलास लाया। ये लो पानी पियो। अर्शन ने इसके करीब बैठकर इसके लबों से पानी का गिलास लगाया तो वो गटागट सारा पानी पी गई। बस करो बटरफ्लाई, बहुत रो चुकी। यार ये आंखों के ज़रिए रावी जनाब बहाना बंद करो, जिंदा हूँ मैं अभी। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो फिर हत्थे से उखड़ गई। अर्शन ने हंसकर इसका बाजू जकड़ा। छोड़े हमें, वो तिलमिलाई। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो मानी खींची से मुस्कुराता इसका दिल का शराबे को अपनी निगाहों में रखता बोला तो दिया इतनी देर में पहली मरतबा तमाम सूरत हाल का अदराक होते ही बुरी तरह बुखलाई। तभी अपने चेहरे के दोनों हाथों में छुपा लिया। अब क्या हुआ? अर्शन ने मुस्कुराते हुए आंखें सुकेड़ कर इसकी जानिब हैरत से देखा। आप शर्ट तो पहन लें। वो मुश्किल बोल गई। तुम शर्मा रही हो? अर्शन ने इत्मीनान से पूछा। उसने यूं ही चेहरे पर हाथ रखे इस बात में सर हिलाया। छोड़ो ये शर्माना वरमाना और मुझे ये बताओ, जब मैं बेहोश था तो तुम क्या क्या बोल रही थी मुझे? अर्शन ने इसकी कलाइयाँ चकड़कर इसकी कमर से लगाया और उसे अपने सीने से खींचा। दिया बेतहाशा घबराई। अर्शन ने अपने बेहद करीब इसके सभी चेहरे का तवाफ करते इसकी आंखों में झांका। बड़ी जल्दी इसकी मखमून निगाहों का जाविया निगाह बदला था। जज्बात बदल गए और उसकी यूं खुल्लम खुले इजहार से हालत बदल गए और इसका एक लफ्ज़ आज अर्शन अपने कानों के जरिए अपने दिलो जान में उतारा था। ये अल्फाज उसने अपनी रूह में बसाए और भला हम क्यों दोहराएं वो सब? हमने तो कुछ नहीं कहा।
उसने अपनी घबराहट को गुस्से के पैराए में छुपाना चाहा, पर मैंने तो सुना भी और तुम्हारे एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला अपनी रूह में उतारा। तुम्हारे इन अल्फाज के खुमार और नशे ने किसी और ही दुनिया की सैर करवा दी है तुम्हारी इस दीवानी को। अर्शन ने अपने सुलगते लब इसके माथे पर रखकर मोहब्बत की पहली महर जब्त की। चांद चेहरे का एक एक नक्श आहिस्तगी से चूमकर मोहतबर कर दिए। वो इसकी हर जसारत पर खुद में सिमटने लगी थी। अर्शन, हमें वापस चलना है। वो इसकी इतनी सी कुर्बत पर हाँफ गई, तभी कंधों को मजबूती से थाम कर रूहान सी होकर बोली, मगर अर्शन पर तो अब पूरी तरह मदहोशी तारी होने लगी। एक तो बदतमीज से साथ पड़े पड़ोसियों को तमीज़ ही नहीं है, भाई कैसे ग्रेस दे रहे हैं। बेखुदी का आलम था, तभी वो जादुई सुलगते लम्स इसके वजूद पर सब्त करने लगा। अर्शन, वो मचल गई, मगर अब उसे रोक पाना दिया को अपने बस में नहीं था। अर्शन लबों को गुस्ताखी का सफ़र जारी रखते कंधे से इसकी हाथ की पुश्त तक आया। दिया, अर्शन ने उसे पुकारा और इस पुकार पर इतनी तड़प, इतनी बेकरारी थी कि दिया के रोंगटे खड़े हो गए। अर्शन ने इसे बाजू में भरा। अर्शन, ये क्या? तुम्हारे लिए उस दिन का एक एक पल एक सरप्राइज है बटरफ्लाई, भारी भोजन गंभीर आवाज़ में उससे कहा और उसे लेकर घर के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ा। मुख्तलिफ कलर के स्टिकर से एरो के निशानात बनाकर अर्शन को इशारा दिया गया कि वो इसीलिए पोर्शन की दूसरी जानिब जाए। वो इसीलिए पोर्शन की दूसरी जानिब गया, मगर खुद हैरान रह गया। ये सब उन्होंने कब किया होगा? दूसरी जानिब का पूरा लॉन 7 रंगों के फूलों और 7 रंग के बैलून से सजा हुआ था। मुख्तलिफ छोटे टेबल्स पर 7 खुश्क रंग के छोटे छोटे ढेर पड़े थे। अर्शन को बीना से कहे गए अपने अल्फाज याद आए। बीना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ और इज्जत का लम्हा वो रहा है जब मैंने उसे हमेशा सफ़ेद कफन में लिपटे देखा है। मैं उसे पूरी अपनी मोहब्बत की धनक नुमा 7 रंगों में रंग देना चाहता हूँ। उसका पूरा वजूद मेरे सतरंगी इश्क में रंग जाए। वो लम्हे, वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती पल होंगे जब मैं इन लम्हात को महसूस कर पाऊँगा। दिया हैरत से फैली आंखों से वो रंगीन नज़ारा देखे गई जब अर्शन ने बहुत नरमी से उसे अपनी बाहों से नीचे उठाया। सुलगती निगाहों की तपिश अपने वजूद के आड़ पर होती महसूस हुई तो दिया की पलकें लरस गईं। उसने बेचैन होकर अर्शन से दूर होना चाहा, जब इतनी ही तेज़ी से अर्शन ने इसके हाथ थामा और इसी हाथ की 5 फिंगर टिप्स पर अपने सुलगते लब रखे। दिया को लगा वो बेजान हो जाएगी। अपना हाथ छुड़ाकर उसने अपने कदम झिझकते हुए पीछे लिए। अर्शन ने पास पड़े टेबल से सुर्ख रंग अपनी मुट्ठी में भरा और इसकी जानिब बढ़ा। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, तब अर्शन ने इसे बाजू से खींचकर इसकी पुश्त अपने सीने से लगाई और गर्दन के दाएं तरफ से पूरी साइड आहिस्तगी से सुर्ख रंग में रंग दी। वो जब उसे लेकर यहाँ आया तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत अर्शन के फिंगरप्रिंट के जरिए धीमे सुरों में म्यूज़िक सिस्टम ऑन हुआ। गाने के बोल इनकी तमाम बहकते जज्बात और एहसास की तर्जुमानी करने लगे तो अर्शन पूरी तरह मदहोशी तारी होने लगी। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। दिया का पूरा वजूद इसके शिद्दत भरे लम्स पर दर्ज गया। गाल और सफ़ेद फ्रॉक सुर्ख रंग में रंग चुकी, वो मचल कर इससे दूर होना चाहती थी। अर्शन ने भी जानबूझकर उसे छोड़ दिया। वो 4 कदम आगे बढ़ी। अर्शन ने इसका ताक़ुब किया और अगले टेबल तक गया। मुट्ठी में नीला रंग भरा और इसकी कमर के गिर्द बाजू माई की, अब की बार दायां गाल और बाजू नीले रंग में रंगा। अर्शन, ये क्या? वो इसकी बाहों में मोम बनकर पिघल रही थी। तभी कामता वजूद लिए पूछ बैठी, एक वहशतनाक तवील तरीन हिजर के बाद ये वसल हमारी ख़ज़ा रसीदा ज़िंदगी में अपने 7 बहारों के तमाम रंग लेकर आए हैं बटरफ्लाई। ये मेरे इश्क के रंग हैं जिनमें आज पूर्व मैं तुम्हारा सारा वजूद रंग दूंगा। आज मैं वो गिरवाह बन जाऊंगा जो अपने 7 धनक के साथ रंग लेकर आता है, हर चीज़ अपने मनपसंद रंग में ढाल देता है। आज के बाद मैं सफ़ेद रंग में कभी नहीं देखना चाहूँगा तुम्हें, और मैं जिस तरह से तुम्हारा वजूद रंग दूंगा तो मैं इन रंगों से इश्क हो जाएगा। गंभीरन से गंभीर भरपूर भारी बोझल आवाज़ की सरगोशी दिया कि जान लेने की काफ़ी थी। अर्शन ने हाथ बढ़ाकर शॉकिंग रंग अपनी मुट्ठी में भरा और हाथ इसकी कमर के गिर्द हमायल करके तमाम रंग को फ्रॉक की जीनत बना दिया। दिया की जान पर बन आई थी, तभी उसने इसके कुशादा सीने में जाए पना तलाश करनी चाहिए। अर्शन ने दूसरी जानिब जाते उसे अपनी जानिब खींचा, 7 रंग मुट्ठी भरा, उसे अपने सीने में छुपाकर इसकी कमर सब्ज रंग में रंग दी। रात बंजर सी है, काले रंग खंजर सी है, तेरे सीने की लू मेरे अंदर भी है, तू हवा दे उसे तो मेरा तन जले, चला दे तेरे संग चला दे रे मोहे अंग लगा दे रे, उसे कोरी प्रीत पियासत रंग लगा दे रे। अर्शन, हमें डर लग रहा है। दिया ने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू माल करके उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अर्शन ने उसे बाहों में भरा। वो दोनों पूरे एक दूसरे के रंगों में ढल चुके थे। जिसे अर्शन उसे लिए उसे लाउन से
बेडरूम में आया जो बाहर लॉन से भी ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों के हार्ट शेप के अनबार पर अर्शी ने उसे नरमी से उतारा और ख़ुद भी फूलों की भारी लड़ियों को एक साइड पर करता इसके करीब नीमदराज हुआ। दिया ने घबरा कर अपने हाथों में चेहरा छुपाते उसकी मुखालिफ सिमत करवट ली। राज है रात में तेरी हर बात में, बोल मैं क्या करूं ऐसे हालात में। हूँ मैं तेरी मलंग तू ही मेरा नशा, चढ़ा दे रे भंग चढ़ा दे रे प्रेम की भंग चढ़ा दे रे, मैं तो तेरी जोगनियाँ तू रंग लगा दे रे। चंद समायतों में ही वो अपनी शिद्दतों से अपने जुनून से उसे निढाल कर चुका। दिया की जान पर बनाई तो वो बुरी तरह कसमसाई, मगर मुँह से तूफानों पर कौन बन बांध पाता है। आज तक जो वो बन पाती वो मोम बनकर इसकी बाहों में पिघलती रही और वो गहरे से अबर की तरह इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाता रहा। वो पूरे इस बरसात में भीगती रही। तवील तरीन हिजर के बाद वसल के लम्हात बहुत कीमती थे जिन्हें इन दोनों ने मिलकर अमर कर दिया। मोजा की आंख अगले ही दिन बहुत लेट खुली। वो काफ़ी देर लेटी छत को घूरती रही। रात का एक एक मंजर अपनी पूरी जजायत समेत आंखों के पर्दे के सामने लहराया तो उसने करवट बदल के तकिए में मुंह दे दिया। बहुत अजीब एहसास थे, दिल कानों में धड़क रहा था जैसे। अपनी ही सोचों में जान छुड़ाना मुश्किल हो गया तो वो उठी और फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। जाने दिल में क्या आई कि बड़ी माँ की दी हुई मैरून रंग की घेरेदार शॉर्ट फ्रॉक पहने नीचे घेरेदार ट्राउजर पहनकर बाहर आई। आईने के सामने खड़े होकर अपने डार्क चॉकलेट ब्राउन गीले बाल सुझाए निगाहें बाबा भटक रही थीं। आज खुद से ही बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाया और होंठों पर पिंक ग्लॉस भी लगा लिया। बाल सूखे तो ऊंची से पोनी टेल बना रही। वो तो हॉस्पिटल के बैकयार्ड में क्लास लेने जा रही थी तो फिर ये तैयारी। अपने आप से झूठ बोल कर निगाहें चुराना क्या होता है उसे आज अंदाज़ा हुआ। बैग कंधे पर डालकर बाहर निकली। धड़कते दिल के साथ ग्राउंड पार करके वो हॉस्पिटल आई थी। सबकी मायने का निगाहें उस पर उठी तो वो बुरी तरह घबराई। इस तरफ जाने के प्रोग्राम कैंसिल करती भाग कर क्लास में ही चली गई। आज इसकी किस्मत थी कि मिस फरियाल आई ही नहीं थी। इनकी तबीयत खराब थी तो वो क्लास लेने ही नहीं आई। मोजा खाली क्लास में बैठकर अपनी उंगलियां चटका रही थी। सब वक्तन फ़ौक्तन जा चुकी मगर वो इधर ही बैठी रही। बैग कंधे पर डालकर बाहर निकली। धड़कते दिल के साथ ग्राउंड पार करके वो हॉस्पिटल आई थी। सबकी मायने की इस निगाहें इस पर उठी तो वो बुरी तरह घबराई। इस तरह जाने का प्रोग्राम कैंसिल करती भागकर क्लास में चली गई। आज इसकी किस्मत थी अगर किसी ने देख लिया तो दिमाग ने धड़का दी बताया। एक्चुअली ये वाला जो हम ऊपर पढ़ चुकी तो किसी डबल हो रही है सो इसलिए हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो दिमाग ने धड़का बताया। बस खिड़की से देखकर वापस आ जाना। दिल ने चुपके मशवरे से नवाजा। रात आए तो थे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। दिमाग ने दिल को झड़का मगर एक नज़र देखने में क्या हर्ज है। दिल ने फिर एक धीमी सी सरगोशी की। हाँ एक नज़र देख आती हूँ। वो फैसला करके उठी और कॉरिडोर इसके इस जानिब से इमरजेंसी की जानिब गई जहाँ रश तरह कम होता था। कॉरिडोर से गुजरकर आईसीयू के साथ वाले वार्ड के प्राइवेट रूम के साथ वाले रूम से खिड़की से देखा जा सकता था। वो धीमे कदमों से चलती इसी रूम तक आई। इस रूम में दाखिल होकर खिड़की तक गई। हल्के से खिड़की का पट खोलकर अंदर झांका। सख्त मायूसी हुई। बिस्तर खाली था। अब किसी के देखने से पहले उसे तेज़ी से यहाँ से निकलना चाहिए। वो मायूस सी मगर तेज़ी से वापसी पलटी। अमन जो कि बेचैनी से मोबाइल में एक मंजर देख रहा था दिल को सुकून मिला कि वो उसकी तरफ आ रही है मगर हॉस्पिटल दाखिल होकर इस घबरा कर क्लास में जाते देख सीने में सांस उलझने लगी। वो पूरी तरह बेचैन हुआ मगर फिर बहुत जल्द एक खूबसूरत मंजर निगाहों की जीनत बना। वो खुद चलकर साथ वाले कमरे की जानिब आ रही थी। वो जो इसकी रग रग से वाकिफ था अब इसका प्लान समझकर साथ वाले कमरे में जा छुपा। जब वो इस कमरे में आई तो छुपकर खिड़की के पार देखना चाहा मगर अमन को वहाँ ना पाकर वो मायूस हुई और इसी मायूसी से वापस पलटने लगी जब वो बहुत अचानक इसके सामने आया। उसे यूँ अचानक अपने सामने पाकर वो अपनी जगह पर साख्त हुई। रात की नस्बत अब इसने शर्ट पहनी हुई थी। अपनी तमाम तर वजाहत समेत वो जिज़ा का दीवाना आंखों में एक खास चमक लिए इसके सामने था। अमन की निगाहें जो बेकरारी से इसका तवाफ़ कर रही थी इसका इर्तिकाज़ नोट करके मोजा की अपने बैग के स्टेप पर गिरफ्त मजबूत तर हुई। वो मैं आपकी तबीयत का पूछने आई थी। खुश्क होते हलक को थूक निकल कर तर करने की कोशिश की। तो पूछो फिर। अमन के होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। बहुत करीब होकर इसके बालों के शरीर लटकान के पीछे की तो इसकी उंगलियों की बेबाक सी हरकतें मोजा के जिस्म का सारा को निचोड़ कर चेहरे में भर दिया। कैसी है अभी तबीयत आपकी? इसने अनजान बनना चाहा। तुम बताओ जज़ा, तुम्हें देखे बगैर कैसे हो सकती है?
भोजन लहजे में सवाल के बदले सवाल, मुझे कैसे मालूम होगा? मोजा ने इसके तेवर से घबरा कर दामन बचाना चाहा। तुम्हें देखे बगैर पर मर रहा हूँ मैं यहाँ, ये वक्त बहुत मुश्किल है गुजारा है मैंने, उकताहट भरे लहजे में बेबसी से कहा गया। मगर अब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा मैं। अमन ने इसका दायां हाथ अपने हाथ में भरकर अपने दिल के मकाम पर जख्म पर ऊपर रखा। मुझे जाना होगा। मोजा कान की रूह तक सुर्ख पड़ चुकी। जबकि अमन गहरी निगाहों से उसे देखे गया तब वो आगे बढ़ा। नतीजतन मोजा ने अपने कदम पीछे लिए, मगर अपने पीछे दीवार आ जाने से मोजा को रुक जाना पड़ा। मैं चलती हूँ, इसके पहलू से निकल कर जाना चाहा जब अमन ने तेजी से अपना हाथ दीवार पर रखकर इसका रास्ता मसूद किया। हाथ बढ़ाकर इसकी पूनी में उलझाया। रेशमी चॉकलेट ब्राउन बाल अबशार की तरह कमर पर फैल गए। मोजा दम साध कर खड़ी रही। अमन ने करीब होकर दूसरा बाजू भी दीवार पर टिकाकर एक गहरी सांस लेकर रेशमी बालों की भीनी शैम्पू मिली खुशबू अपनी सांसों में उतारी। मुझे जाने दें, वो हांसी हुई, मगर अमन ने एक मर्तबा फिर एक हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेट कर शिद्दत से उसे अपने सीने में भेजा और दूसरा हाथ इसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर बहुत अचानक झुककर इसके होंठों की नरमाहों पर अपना कब्जा जमाया। मोजा ने अपनी आंखें जोर से मीच लीं। वो एक मर्तबा फिर इसकी सांसों के जितना करीब आ चुका था। रात से हलक में कांटे से आग उगाए। अमन को रात से ही मैं यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद को जितना सिराब कर रहेगा तशन्ना लब इतनी ही जान का आज़र बनती जाएगी। अब भी वो आंखें बंद की मोहब्बत का जाम पीने में मसरूफ था। मोजा बुरी तरह कसमसाई। बैग के स्टेप छोड़कर इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोची। चंद लम्हों में ही मोजा की हालत अबतर हो चुकी थी। बहुत अचानक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर अनम रूम में दाखिल हुई थी, मगर अमन को अपने बेड पर ना पाकर एक सर सी सांस खींची। इधर आहट महसूस होने पर अमन ने नरमी से उसे सादी बख्शकर खिड़की के इस पार डॉक्टर अनम को नरूठेपन से घूरा। डॉक्टर अनम आ गए, मुझे जाने दें प्लीज़। मोजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। इतनी सी देर में इसकी हालत पूरी तरह बिखर चुकी। क्लॉज भीगे लबों से फैल चुका, बिखरे बालों कदमों में पड़ा बैग। अमन इसकी बुखलाहट पर मुस्कुराते इसका बाजू अपनी आनी गिरफ्त में ले लिया और वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। डॉक्टर अनम आहट महसूस करके इस कमरे में आई, मगर अगला मंजर देखकर वो भी एक मर्तबा तो बुखला गईं। मोजा के चेहरे पर बिखरे शर्म हया के रंग कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। बिखरी सी हालत में इसके हाथों के तोते उड़े हुए थे। वो सर झुकाया मुजरिमों की तरह इसके घेरे में घड़ी लरज रही थी और इत्मीनान से मुस्कुराता इसका बाजू जकड़े खड़ा था। डॉक्टर अनम ने अपनी घबराहट पर काबू पाया। एक ये वाहिद मरीज़ है जिसे अपने बेड पर सकून नहीं। चलिए, मुझे चेकअप करना है डॉक्टर अमन। डॉक्टर अनम ने अपने प्रोफेशनल लहजे में उससे खरी खरी सुनाई। चलिए, मगर यकीन करें अब मुझे इस मनूस बेड पर सकून आ जाएगा। अमन ने सुकून से कहा और मोजा का बाजू कौन है ये बदतमीज़। मोजा का बाजू साथ ले आगे बढ़ा तो वो बुरी तरह सटपटाई। मुझे जाना है, आप मेरा बाजू छोड़ दें। वो मनमनाई, मगर वो अनसुनी करते उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले आया और उसे अपने साथ लेकर ही अपने बेड पर बैठा। ये बाहर से आने वाली ना पटाखों की आवाज़ को प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें। पता नहीं कोई बदतमीज़ से बच्चे हैं जो पटाखा बजाए जा रहे हैं। डॉक्टर अनम को मोजा की शक्ल देखकर बेतहाशा हंसी आई, मगर वो चेहरा झुकाकर अपनी हंसी कंट्रोल कर गई। जल्दी से चेक करें आप, और जाते वक्त बाहर से डोर लॉक कर दी जाएगा। अमन ने इत्मीनान से कहते मोजा के रहे से वो सांद भी ख़ता किए। डॉक्टर अनम इसका बीपी चेक करने लगी, जबकि मोजा अच्छी भी इसकी आहनी गिरफ्त से अपने बाजू निकालने की कोशिश में लगी। अमन छोड़े मेरा बाजू, वो झुंझलाई। दिल के सुनकर यहाँ तक चली आई थी, मगर अच्छी फंसी थी। समझ नहीं आ रहा था अब इसके शिकंजे से निकली कैसे। डॉक्टर ने मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जाकर मैं डिस्चार्ज पेपर्स बनाए। मैं अभी मोजा के साथ अपार्टमेंट जाना चाहता हूँ। अमन ने सुकून से कहा। मज़ाहमत करती मोजा अपनी जगह पर साख्त हो गई, जबकि अमन फाइल्स में से इसकी रिपोर्ट्स देखती अब मुतमईन नज़र आ रही थी। तभी वो फाइल लेकर बाहर चली गई और जाते वक्त वो डोर लॉक करना ना भूली। आप मुझे परेशान कर रहे हैं अब। मोजा ने झुंझलाकर इसकी जानिब से रुख दूसरी जानिब मुड़ा। अभी तो शुरुआत भी नहीं की। अमन ने सुकून से कहा और बेड पर लेट गया। क्या मतलब? मोजा ने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं, डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर्स बनवाने गई हैं, तब तक तुम यहीं मेरे पास बैठो, इकट्ठे ही अपार्टमेंट चलेंगे। क्यों, आप रास्ता भूल गए अपार्टमेंट का? बेड पर अपनी उंगली से गायबाना आड़ी सी लकीरें खींचते उसने यूं ही अहमकाना सी बात की। नहीं, मगर मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नज़र भी तो नहीं आ रहा। अमन ने तो कहा था इसने पहले बता। तभी बहुत अचानक दरवाज़ा खोलकर आर्यन अलीशान जबरान अंदर दाखिल हुए। वो गड़बड़ा कर उठ बैठा और इतनी देर में मोजा का बाजू अपनी गिरफ्त से ज़ाद किया। मोजा भी अपने इस बिखरे हुलिये के साथ बुरी तरह बुखलाई। तभी उठकर दुपट्टा अच्छे से अपने गिर्द लपेटा। कैसी तबीयत है यंग मैन? जबरान ने मायने खेजी से मुस्कुरा कर पूछा। मोजा को अब जाकर वहाँ से खिसकने का मौका मिला तो उसने देर न लगाए साथ वाले कमरे में ही आकर दम लिया। वो इसे हंसते से जाते देख अब जबरान डैड की जानिब मुतवज्जा हुआ। बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए डिस्चार्ज ले रहा हूँ, अमन ने कहा, मगर अभी तुम्हें मज़ीद रेस्ट और केयर की ज़रूरत है। एलिशा ने कहा तो मुनफ़ी में सर हिलाने लगा।
बिल्कुल नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ इस मनहूस बेड से। इसने अपनी मुश्किल बताई तो वो सब खहका लगाकर हंस पड़े। असावरी अपने कमरे में बंद थी। जिस दिन से वो उसे यहाँ अपने कमरे में छोड़कर गया था उसने जल्दी से चेंज कर लिया, मगर फिर भी इसके वजूद से आती एक और वजूद की महक ने इसका राज अफशा कर दिया। और उस दिन से फलजा और बीना ने छेड़ कर इसका जीना हराम कर रखा था। वह 4 दिन बाद व्हाइट पैलेस लौटा और सबके साथ अपने लॉन्च में बैठा। रूहा ने सावरी को इसके लिए ताज़ा जूस लाने को कहा। वो किचन में से छोटी ट्रे में सजाकर जूस का ग्लास लेकर लॉन्च में आई। वो जो सिगरेट लबों में दबाए खजर से बात कर रहा था, सावरी को लॉन्च में आते देख तेजी से अपने लबों से सिगरेट निकाल कर अपनी कमर पर अपने हाथ बांधे। खजर ने इसकी कमर से बंधे हाथ से सिगरेट थाम कर इतनी ही तेजी से बुझा कर बाहर फेंकी थी। ऑरेंज शॉकिंग इम्तिजाज की फ्रॉक में वो शर्माई लुझाई सी जूस लेकर इसके सामने आई थी, मगर आंखों में हैरत थी। आहान, आप स्मोकिंग कर रहे हैं? सावरी ने झिझकते हुए पूछा, क्योंकि जब वो इस तरफ आई थी तो इसने यहाँ से धुआं उठता देखा था। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ? आहा ने जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगाते उल्टा इसी से पूछा। वो मैंने, सावरी ने कहना चाचा छोड़ें कुछ नहीं। अमन अब ठीक है ना? सावरी ने सर झटक कर बात बदली। अब वो उससे अमन की तबीयत के बारे में बताने लगा। खजर अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत थक चुका हूँ, अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ, को मुझे डिस्टर्ब ना करे। आहा ने कहते हुए इसे देखा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। आहान अपने कमरे में चला गया। सावरी किचन में चली आई। घर में अमन की शादी की बातें ज़ोर शोर से जा रही थीं। आज बड़े पापा और समीर खान ने अमन और मोजा को लेने उनके अपार्टमेंट जाना था। जोरों शोर से तैयारी की जा रही थी। वो भी रूहा के साथ मुख्तलिफ कामों में मगन हो गई। वो रूहा के साथ कपड़े सेट करवा रही थी जब फ़ोन चिघाड़ने लगा। इसने नंबर देखो तो आहान का था। हैरत हुई। फ़ोन यस करके कान को लगाया तो सामने से नरूठी सी आवाज़ सुनाई दी। सावरी कब से वेट कर रहा हूँ, रूम में आओ फ़ौरन। झुंझला कर कहते फ़ोन बंद करके आहान ने गुस्से से बेड पर फेंका। इधर सावरी की आंखें हैरत से फैल गईं। तभी वह मुश्किल वहाँ से उठने लगी। क्या हुआ? बीना ने दांतों तले लब दबाकर पूछा। वहां को कोई काम है, मैं सुन के आती हूँ, सावरी ने नाखून दांतों तले कुतरते हुए कहा था।